मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि एनडीए की एसएसबी और सीडीएस की एसएसबी दोनों के सिलेक्शन में कोई अंतर है क्या? नहीं, जैसे कुछ लोग आते हैं ना कि सर मैं तो एनडीए की एसएसबी के लिए जा रहा हूँ, एंड कुछ बोलते हैं कि सर मैं तो इंजीनियरिंग उसके लिए जा रहा हूँ, तो मतलब हर एक की एसएसबी में कोई डिफरेंस है? बहुत लोगों को लगता है यार स्टेज 1 पास नहीं हुआ, स्टेज 1 पास नहीं हुआ, एंड बहुत लोगों को लगता है इसमें बहुत भाई बनती। तो मैं आपके सवालों के जवाब के साथ साथ कुछ मिथ्स हैं वो भी तोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ना बहुत एनवायरनमेंट में चल रहा है कि लोगों के आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे निकल जाते हैं और हम लोग रह जाते हैं। पहला इंटेंट है कि गलत आदमी ऑर्गेनाइजेशन में आना नहीं चाहिए और सही आदमी जाना नहीं चाहिए। और स्पिरिचुअली अगर बात करें, रिलीजियसली बात करें, हम सारे ही ना हिंदुस्तान में गॉड फेयरिंग लोग हैं। अगर आपने एक गलत आदमी को सिलेक्ट किया या एक गलत पर्सन को सिलेक्ट किया, कल वो जब हम केस स्टडी सुनते हैं वो पेट्रोल में 10 लोग मारे गए क्योंकि उसमें ऑफिसर ने प्लानिंग ठीक नहीं की। एक आदमी का को गलती से चोट लग जाती है तो वो तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, बट हम भी वो 10 लोगों का खून अपने सर पे नहीं लेना चाहते। और आजकल थोड़ी सी, जब लास्ट जो मैंने असेसमेंट की उसमें थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए हो गई हैं क्योंकि आज ना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। आजकल आप आई थिंक मेरी भी इस बात से सहमत होंगे, लाइक कौशल ने शुरू में बोला कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, बट जरूरी नहीं है मैं किसी को ट्रेन कर सकता हूँ आर्मी ऑफिसर एसएसबी क्लियर करने के लिए। एंड ही इज सो दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ बोथ ऑफ यू की इट इज सो ऑनेस्टली यू ब्रॉट इट आउट। सर जब हम बात कर ही रहे हैं तो ये बताइए एसएसबी अगर क्वांटिफाई करें कितनी डिफिकल्ट है? अराउंड 16 से 17 लाख बच्चे रिटर्न के लिए अपीयर करते हैं, 8000 बच्चे उसके बाद एसएसबी के लिए जाते हैं। मतलब अगर टोटल देखें जो यूपीएससी एंट्री है एनडीए और सीडीएस मिला के तो अराउंड 8 से 9.5 लाख के करीब लोग अपीयर करते हैं हर साल। तो उसमें से 8 से 9 हज़ार का जो शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, उस 8000 में से जो एनडीए वाले हुए थे उसमें से 792 यानी कि 800 के करीब की मेरिट लिस्ट बनी थी। उस मेरिट लिस्ट में भी 400 बच्चे ही अंदर जाएंगे, तो ऑब्वियसली 0.05% के आसपास है। जय हिंद एवरीवन। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और फॉलोअर्स ने बार बार रिक्वेस्ट करी, कमेंट्स किए कि एसएसबी के बारे में आप प्रॉपर गाइडेंस दे दीजिए कि एसएसबी क्लियर कैसे करें, कौन सी गलतियां अवॉइड करें और क्या माइंडसेट होना चाहिए जब हम एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो सिर्फ एसएसबी नहीं बल्कि उसके हर एंगल को समझा सके, और आज वो हमारे साथ हैं। मैं बात कर रहा हूं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर सभरवाल, इंडियन आर्मी के एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर जो DIPR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में इंस्ट्रक्टर भी रहे, जहां उन्होंने नए GTOs को ट्रेन किया है। आज ऑल ओवर इंडिया में जो भी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ड्यूटी पर हैं उनमें से कई उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वह खुद ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के रूप में कई SSB बोर्ड्स में पोस्टिंग काट चुके हैं। इस पॉडकास्ट में कर्नल सभरवाल ने डिटेल में हमें बताया है कि एसएसबी के हर स्टेज के बारे में, कैंडिडेट किस तरह से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करें अपने आप को, GTO टास्क का साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है, और वो कॉमन गलतियां जो सभी कैंडिडेट्स बार बार करते हैं। यह कन्वर्सेशन सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स और मेंटर्स के लिए भी है। जय हिंद। सर जय हिंद सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर सर। एंड आज हम एसएसबी वाला समझने की कोशिश करेंगे सर। आज तक हमें तो समझ में आई नहीं, जो शायद किसी को समझ में आया नहीं है। इतना डिफिकल्ट है, ये है वो है, लोग सुनते रहते हैं और हमें लोग इतने अप्रोच करते रहते हैं कि अब समझा दो जरा एसएसबी में क्या चाहिए। मैं एक बार, हाँ हम दोनों गए, एक ही बार में सिलेक्ट हो गए तो हमें पता ही नहीं चला हम क्या ही गाइड करें सर। राइट। तो दूसरा सर, मुझे नहीं लगता कि हम गाइड कर भी पाएंगे, बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जितना भी लोगों ने बताया। तो हमें लगा कि किसी ऐसे को लेकर आते हैं जो शायद
कुछ तो बता पाएंगे, कुछ तो बता पाएंगे, कुछ ही सही। थैंक यू सो मच KNK, क्योंकि when you started this, I think the aim was to help people who are not present, motivate them, and I think SSB is something which motivates everybody कि चलो आर्म फोर्सेस का किस तरीके से एज एन ऑफिसर यू कैन गेट रिकमेंडेड। सो आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। सो जिस तरीके से आप लोगों ने शुरुआत की थी, अभी आई थिंक ये अगला कदम है। तो अगला कदम, आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, व्हाटएवर लिटिल आई नो विद माय 7-8 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई विल बी एबल टू टेल यू। मैं सर ये पूछना चाहूंगा कि एनडीए की एसएसबी और सीडीएस की एसएसबी दोनों के सिलेक्शन में कोई अंतर है क्या? नहीं, जैसे कुछ लोग आते हैं ना कि सर मैं तो एनडीए की एसएसबी के लिए जा रहा हूँ, एंड कुछ बोलते हैं कि सर मैं तो इंजीनियरिंग उसके लिए जा रहा हूँ, तो मतलब हर एक की एसएसबी में कोई डिफरेंस है? कैन यू जस्ट एक कदम थोड़ा पीछे लें इससे कि एसएसबी है क्या, मतलब उसमें देखते क्या है? हाँ. अगर वो बेसिक मतलब अगर क्लियर हो जाता है आपके व्यूअर्स को, या तो उसमें आपको फिर पता चल जाएगा कि एंट्रीज में क्या फर्क है। मान लेते हैं एक प्रिज्म है जिसके अंदर हम जनरली व्हाइट लाइट स्ट्राइक करते हैं कि उसका रिफ्रैक्शन पैटर्न हमें नजर आ जाए, कि हम उस धातु की उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो समझ में आ जाए। व्हाइट लाइट में वैसे 7 रंग होते हैं मान लेते हैं, और इसके अंदर मान लेते हैं इस लाइट के अंदर 15 रंग है। वो 15 है हमारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो वो सेम प्रिज्म होगी, वो पर्सनैलिटी जो एसएसबी में आ रही है उसको इस लाइट ने हिट किया, और उसका जो रिफ्रैक्शन पैटर्न है वो उसकी पर्सनैलिटी के 3 अलग अलग लेवल्स पे देख लिया। एक कॉन्शियस लेवल, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, एक सबकॉन्शियस जो आपके ऊपरी परत के बिल्कुल नीचे, जो आपकी बॉडी लैंग्वेजेस, एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, वो देख लिया उस लेवल, जो अनट्रेन्ड आदमी को नहीं दिखे। और लास्ट है अनकॉन्शियस लेवल। लाइक मैं अगर आपको भी सुला दूं और पूछूं आपसे कि अगर टेररिस्ट आएगा तो आप क्या करोगे, या आप वो उस तरीके से हम तो इन तीनों लेवल्स पे देखते हैं, और अगर ये तीनों में सम्मिलन है, कॉन्ग्रुएंस है, तो ही वो बच्चा रिकमेंड होता है। अगर कोई भी बहुत ज्यादा वेरिएंस है देन द कैंडिडेट इज नॉट सिलेक्टेड। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त आने वाली है, भारत माता की जय, वंदे मातरम सारे करते हैं, बट कोई मुसीबत आने में कितना कोई उसको झेल पाता है, कोई उसका सामना कर पाता है विद अ कूल हेड इज व्हाट वी सी, कि उसके अंदर क्या है। सिर्फ ऊपर से बोल रहा है भारत माता की जय, कि अंदर भी इसके अंदर। तो सर ये जो 3 चीजें आपने बताई, अभी एक एक करके मतलब तीनों डिस्कस करेंगे, एंड मतलब मैं तो कहूँगा सर कि पहले से शुरुआत कर देते हैं। ये कैसे करते कैसे? हाँ। तीनों तो अभी आपको थोड़ा सा ब्रॉडली समझ आ रहा होगा कि इसमें एंट्री का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये तीनों चीजें हम देख रहे हैं, हाँ, तो मतलब किसी भी एंट्री के लिए जा रहे हैं, कोई फर्क, किसी भी एंट्री के लिए जा रहे हैं, सिर्फ हम इतना फर्क पड़ता है कि 16.5 से लेके 42 साल तक जो कि टीए एंट्री होती है, ये एज गैप बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 26 साल का एज गैप है। हम वही अगर एक 16 साल का बच्चा वो हरकत करेगा, और वही हरकत अगर एक 42 साल 40 साल का आदमी करेगा, तो थोड़ा सा तो फर्क उसमें आएगा, बस इतना ही फर्क है। अब इसको करते कैसे, जैसे आपने बोला कि ये तीनों लेयर्स को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो इसमें तीनों जो टेक्निक है वो अपने अपने, उसमें तीनों की ट्रेनिंग 3 अलग अलग लोगों को दी जाती है। और पहले आज से 20-25 साल पहले एक आदमी 2 चीजों में ट्रेन हो सकता था, बट अब बिल्कुल नहीं है। काफी समय से एक आदमी एक ही टेक्निक में ट्रेन होगा, ताकि वो बायस और उसका जो एक ओवरलैपिंग इफेक्ट होता है वो ना आए। आप सर उन इंस्ट्रक्टर्स की बात करें जो कैंडिडेट को एग्जामिन कर रहे होते हैं, जो असेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो केवल एक ही क्वालिटी, एक ही लेवल पे चेक करेगा। जीटीओ, इंटरव्यूअर और साइकोलॉजिस्ट, हम जिनों की बात कर रहे हैं, वो एक ही तीनों में से जो एक आदमी होगा वो खाली या तो जीटीओ कोर्स कर सकता है, या इंटरव्यूइंग ऑफिसर बन सकता है, या साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आज वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बन गया तो कल वो साइकोलॉजिस्ट बन जाएगा, परसों जीटीओ बन जाएगा, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठिन है। एक्चुअली काफी लोग बोलते हैं मेंटल कमांडोज की तरह है, क्योंकि उसको एक इंसान को देखना है अंदर बाहर से, बिल्कुल निष्पक्ष होके, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके, बिना अपने बायसेस लाना, बिना अपने घर की प्रॉब्लम्स उसके अंदर सम्मिलित करना। अब उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं आप असम के हैं और मैं दिल्ली का हूँ, अब मेरे पास कोई कैंडिडेट आ गया, आपके पास आया, वो असम का है, तो ये एक अमूमन होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप उसकी तरफ थोड़े से ज्यादा यू मे बी बायस। तो having that quality, not to be biased towards such things, it takes a lot of training and a lot of hard work as on part of the assessors, और इनकी बार बार हम चेकिंग भी करते रहते हैं साथ साथ में। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये करते कैसे हैं, सबसे पहले कॉन्शियस लेवल जो सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं और मैं आपको सवालों का जवाब दे रहा हूँ, और इन सवालों के जवाब में आपको हो सकता है कोई सवाल मेरे को, अब जैसे आप मेरे सवालों से ही, जवाबों से ही और सवाल निकलेंगे, आप कुछ और जानना चाहेंगे, फिर कुछ और जानना चाहेंगे। तो उसी तरीके से कैंडिडेट के साथ होता है कि अगर उसको कोई सिचुएशन दी कि मान लेते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं,
और वहां पे एक ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे? फिर वो बताएगा मैं ये करूंगा, फिर बोलेंगे अच्छा ये भी नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे? सो दिस इज द वे द पर्सन कीप्स ग्रिलिंग हिम। तो इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ढांचा बना हुआ है, जिसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में और उसकी काम करने की क्षमता के बारे में उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो भी देखा जाता है। और जो उसका बिहेवियर है, जो ये वाली टेक्निक है, इसमें हम मानते हैं कि जो उसका पुराना बिहेवियर था वही उसका आगे चल के बिहेवियर वैसा ही रहेगा, इम्प्रूव नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट एकेडमी में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट बहुत ज्यादा एकदम 180 डिग्री फेर हो जाए वो मुश्किल है। इस पर्टिकुलर टेक्निक में हम ये मान के चलते हैं, इसको बोलते हैं बिहेवियरल टेक्निक, इस वाली को, इंटरव्यू को कंसिस्टेंसी, बिहेवियरल कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कि वो बिहेवियर कितना कंसिस्टेंट है। मान लेते हैं आपके 10th में आए 95%, 11th में सडनली आए 40%, तो बोलेंगे क्या हो गया? आप बताते हैं कि मेरे ना घर में प्रॉब्लम हो गई थी, फादर बीमार हो गए थे, मदर बीमार हो गई थी, मोबाइल आ गया। तो फादर मदर का तो समझ में आता है, बट मोबाइल आ गया, सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं कर नहीं पाया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि फिर अब जैसे आगे आगे चलेंगे, अब कल को हो सकता है वो लड़ाई के दौरान भी कोई डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, घर से फोन आ सकता है या कहीं इधर उधर से कुछ बात हो सकती है कि अरे नहीं, तो वो कितना उसकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करेगा वो इस टेक्निक में देखा जाता है। देन द सेकेंड पार्ट इज जो सबकॉन्शियस लेवल, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि अगर आपको मूवी याद हो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इसमें वो अक्षय कुमार बोलता है ना, तुम्हें तो बार बार टेक मिलते हैं और मुझे तो एक ही टेक मिलता है और उसी टेक में मुझे सब कुछ करना होता है। तो ये जो GTO टेक्निक है, जो मैं 7 साल तक GTO था, 4 साल इलाहाबाद में और 3.5 साल एक इंस्ट्रक्टर था। GTO में क्या होता है, उसको हम एक सेट ऑफ टास्क देते हैं और हम ये नहीं देख रहे कि उस टास्क के सोल्यूशन क्या दे रहे हैं हमें। सोल्यूशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। हम देखते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेजेस क्या है, उसके एक्सप्रेशंस क्या है, आई मूवमेंट्स क्या है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, अपना पॉइंट कैसे दे रहा है, क्या वो बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है या वो एक बिल्कुल टिमिड, डरे हुए डरपोक की तरह बात कर रहा है। तो वी गो इनटू दोस काइंड ऑफ डिटेल्स, बट दिस कैन ओनली हैपन वंस और ट्वाइस, वो जब पूरे 2 दिन वो हमारे साथ रहता है सबसे ज्यादा, और उसमें हम देखते हैं। और जो तीसरी टेक्निक है जो अनकॉन्शियस, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 4 टेस्ट होते हैं, TAT, SRT, WAT और सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इन सारे टेस्ट के अंदर उसके ऊपर टाइम का इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, जैसे 60 SRT सिचुएशन रिएक्शन कर रहे हैं और एक सिचुएशन के लिए 15 सेकंड है। अब 15 सेकंड में चाह के भी आप बहुत ज्यादा बनावटी चीजें नहीं बोल सकते, आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए उन चीजों की। तो इसीलिए इन तीनों टेक्निक्स की अपनी स्ट्रेंथ है, तीनों ही अलग है, और इसीलिए इन तीनों में अगर वो बच्चा या जो भी कैंडिडेट आ रहा है, गर्ल और बॉय, इफ देयर इज अ कॉन्ग्रुएंस, अगर उसमें सम्मिलन है, तो ही फिर हम उसको रिकमेंड करते हैं। सम्मिलन मतलब तीनों अलाइन होने चाहिए, एक जैसे तीनों अलाइन होने चाहिए। नाउ I'm actually preempting the question what you are, कि अगर मान लो कोई अलग आ जाता है किसी का, अब मान लेते हैं कि कोई पर्सनालिटी है जिसके अंदर, तो हमारी जो 15 ऑफिसर क्वालिटीज हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले दिमाग की क्वालिटीज, यानी कि इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, उसका वर्ड्स जो वो बोल रहा है या बोल रही है, और उसके वो सिचुएशन को कितने अच्छे से समझ पाता है। सेकेंड सेट ऑफ क्वालिटीज है वो है दिल की, सोशल अडेप्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, कि वो कोऑपरेट कितना करेगा, उसके अंदर हुक्म मानने की, तामील करने की कितना है, वो अथॉरिटी तो क्वेश्चन नहीं करेगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सोशल अडेप्टेबिलिटी कि वो आसपास के लोगों से, अपने सीनियर, अपने जूनियर से और अपने साथ के लोगों से किस तरीके से पेश आएगा या कैसे उनको डील करेगा। थर्ड क्वालिटी जिसको हम गट्स की बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लीडरशिप बोलते हैं, बट वो डायनामिक उसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर इनिशिएटिव है कि वो पहला कदम लेके उसको कितनी दूर तक सस्टेन कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर एबिलिटी, उसकी इन्फ्लुएंस, जो ग्रुप है उसका, वो कितने अच्छे से ग्रुप उसके साथ उसकी बात मान रहा है, उसको कन्विंस कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है, और चीयर कितना है, मतलब वो एक ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेस का माहौल क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ अ लीडर। एंड लास्ट है जो हम लिम्स की क्वालिटी बोलते हैं, यानी कि डायनामिज्म, डिटर्मिनेशन कितना है, फूल हार्डीनेस तो नहीं है कि दीवार पे सर मारा जा रहा है, दिमाग भी लगा रहा है और साथ में पूरी लास्ट तक चीज को लॉजिकल खत्म भी कर रहा है। करेज कितनी है उसके अंदर, कि मेंटली कैसे अप्रिशिएट कर रहा है करेज को, और लास्ट उसका स्टेमिना कैसा है, मेंटल और फिजिकल बोथ। तो ये चारों जो क्वालिटीज हैं, ये जो 15 क्वालिटीज हैं, इनको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। नाउ इफ आई आस्क एनीबडी फॉर दैट मैटर, आप कॉर्पोरेट में पूछिए, चाहे आप सिविल में किसी और बैंक में पूछिए, कौन सी क्वालिटीज होंगी जो आपको नॉन नेगोशिएबल होंगी, जिसमें आप बोलेंगे कि अगर ये इसके अंदर नहीं है, अगर थोड़ी सी मतलब कुछ गलत आप नेगेटिविटी देखते हैं, तो ऐसे आदमी को या ऐसे पर्सन को नहीं आना चाहिए। आई थिंक क्वालिटीज ऑफ द हार्ट,
कि कोऑपरेशन और वो देखिए इंटेलिजेंस तो आप डेवलप करा सकते हैं क्योंकि क्रिस्टलाइज काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर भी बात हुई है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, एमेगडाला, ये वो। बट उसका अगर बेसिक अगर एक कोई 10 में से 1:10 अगर ले लेते हैं, 1 से 10 तक का एक स्केल है और 10 हाईएस्ट है, 1 लोएस्ट है, और कोई अगर 8 में है दिल की क्वालिटीज़ में और 6 में है दिमाग की क्वालिटीज़ में, और दूसरा आदमी 6 है दिल की क्वालिटीज़ में, 8 है दिमाग की क्वालिटीज़ में, तो आप मेरे ख्याल से पहले वाले को लेना चाहेंगे कि बेशक दिमाग थोड़ा कम हो जाए बट दिल, मतलब ही शुड बी अ वेल मीनिंग पर्सन, इंटेंट सही होना चाहिए और टीम में काम करना चाहिए, बिकॉज आर्म फोर्सेस इज ऑल अबाउट टीम वर्क। तो अगर उसमें कहीं वेरिएंस आता है तो देन वी आर वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग सच पीपल। सर तो शुरू करते हैं डे 1 से सर, राइट है ना, मतलब हमें तो बहुत साल हो गए हैं तो शायद हो सकता है चेंजेस हो गए होंगे चीज़ों में। तो अभी जो एसएसबी शुरू होता है सर कि डे 1 है, तो डे 1 में अभी भी वही है सर की स्क्रीनिंग होता है एंड तो डे 1 में 3 चीज़ें होती थी पहले सर शायद। अभी डे 1 में बिल्कुल आपने सही बोला, स्टेज 1 और स्टेज 2 हम इनको बोलते हैं। पहले दिन स्टेज 1 होता है। एक्चुअली स्टेज 1 का जो इंट्रोड्यूस भी हुआ था, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है यार स्टेज 1 ही पास नहीं हुआ, स्टेज 1 ही पास नहीं हुआ, एंड बहुत लोगों को लगता है इसमें बहुत भाईबंदी। तो मैं आपके सवालों के जवाब के साथ साथ कुछ मिथ्स हैं वो भी तोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ना बहुत एनवायरमेंट में चल रहा है कि लोगों के आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे निकल जाते हैं और हम लोग रह जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा इंटेंट, हमारे पूरे एसएसएस का इंटेंट बड़ा सिंपल है और इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, एक स्पिरिचुअली और एक लॉजिकली। पहला इंटेंट है कि गलत आदमी ऑर्गेनाइजेशन में आना नहीं चाहिए और सही आदमी जाना नहीं चाहिए। और स्पिरिचुअली अगर बात करें, रिलीजियसली बात करें, हम सारे ही ना हिंदुस्तान में गॉड फेयरिंग लोग हैं। अगर आपने एक गलत आदमी को सिलेक्ट किया या एक गलत पर्सन को सिलेक्ट किया, कल वो जब हम केस स्टडी सुनते हैं वो पेट्रोल में 10 लोग मारे गए क्योंकि उसने ऑफिसर ने प्लानिंग ठीक नहीं की। एक आदमी का को गलती से चोट लग जाती है तो वो तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, बट हम भी वो 10 लोगों का खून अपने सर पे नहीं लेना चाहते। तो कोई कितना भी बोल ले कि हाँ सर मैं मदद कर दूँ, तो मैं अपने 7.5 साल के एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ आज तक किसी ने किसी की मदद नहीं की। उल्टा वो जरूर नेगेटिव जरूर इफेक्ट होता है, क्योंकि हम सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं एक दूसरे, आप जैसे आप मेरे को जानते होंगे, बोलेंगे सर ऐसे मेरा बेटा आ रहा है, तो इवन इफ माय सन गोज टुमारो, तो भी मुझे श्योरिटी नहीं है कि वो रिकमेंड होगा। एंड मैं अगर किसी को बोल भी दूंगा ना गलती से कि मेरा बेटा है, तो वो उसको इतनी ज्यादा बारीकी से देखेंगे, वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा और भी खामियां निकलेंगी उसमें। सो डे 1 ऑब्वियसली स्टेज 1 होता है, जिसके अंदर हम एक सरसरी तौर पे, ये स्टेज 1 का एक्चुअली इजाद भी इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी ना कुछ एंट्रीज हैं जो नॉन यूपीएससी है, रिटर्न क्लियर करके आते हैं, और कुछ है जो यूपीएससी वाली कुछ यूपीएससी है जो रिटर्न क्लियर करके आते हैं, और कुछ नॉन यूपीएससी है जो आपने अगर 12th में मार्क्स, जेई की आपके परसेंटाइल रैंक, उन बेसिस पे भी आप उसमें अपीयर कर सकते हैं। सी सर्टिफिकेट भी हो गया, तो ये सब नॉन यूपीएससी एंट्रीज है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं आज 90-95% ना बहुत कॉमन हो गया है, मतलब आई थिंक हिंदुस्तान में हम लोग जब आज से 20-25 साल पहले 90% तो फिर ही किसी एक आध के आते थे, अब आजकल इतना कॉमन हो गया कि दे ऑल बिकम एलिजिबल फॉर लाइक टीएस एंट्री फॉर एग्जांपल, जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है हमारी, जो 12th के बाद हम बच्चों को लेते हैं। अब उसमें 600, 500, 400 इतने बच्चे एक साथ आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। नाउ इफ यू मतलब आपकी एक्सप्रेशन से मैं आपको भी लग रहा होगा 600 बच्चे अगर एक साथ आ गए, बिकॉज़ जनरली हमारे टाइम वो 100 का बैच होता था। करेक्ट, अभी तो 700 बच्चे भी एक बार आए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो परसेंटाइल मीट हो गई, वो क्राइटेरिया मीट हो गया तो यू आर एलिजिबल। इनके चक्कर में यूपीएससी वाले भी मारे जाते होंगे? नहीं, दोनों एंट्रीज अलग है, एक बारी में एक ही एंट्री आएगी। हाँ, एक बारी में कोई मिक्स नहीं होगी एंट्रीज, एक बारी में एक ही एंट्री। स्क्रीनिंग शुरू हो गया, स्क्रीनिंग तो इनके लिए भी लागू हो गया। हाँ, तो स्क्रीनिंग इनके लिए भी है। एक्चुअली मेन मकसद यही है, क्योंकि अब 700 आ गए, तो 700 का अगर आप असेसमेंट करना शुरू करें तो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन 700 में से ऑलमोस्ट हमें जो एक्सपीरियंस से रहा है, ऑलमोस्ट 50 से 60% आते हैं कि चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं, मतलब जिनका इतना ज्यादा ना मोटिवेशन लेवल उतना हाई नहीं होता। तो वी डोंट वांट अदर्स टू सफर। अभी अगर हम तीनों यहाँ बैठे हैं, आप दोनों का मोटिवेशन लेवल इतना हाई है और मुझे भी आप अपने साथ रूट मार्च पे ले जाओगे, तो मैं तो आपको पीछे ही खींचूंगा ना, और उल्टा आपका ही टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। तो हम उनके लिए बेसिकली हम ये एक स्टेज 1 करते हैं, जिसके अंदर आप सरसरी तौर पे देखना है तो हम थोड़ा सा इंटेलिजेंस चेक करते हैं उनका। उसके लिए एक एग्जाम होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसमें हम उनको कुछ क्वेश्चंस देते हैं 40-50 के करीब, अलग अलग आईक्यू टेस्ट है बेसिकली। हाँ, बेसिकली इट इज अ आईक्यू टेस्ट, बेसिक इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है। तो उसका एक पैरामीटर हो गया, लाइक दे विल स्कोर समथिंग इन दैट,
एंड देन सेकंड पार्ट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हम आर्म फोर्सेज में नहीं ले सकते, जैसे स्टैमरिंग नहीं ले सकते, you know, if there is some kind of lisp or something, you know, is problem, so we need to see that at this stage only, because otherwise the person will go, पूरा जाएगा फिर मेडिकल में चेक होगा। तो उसके लिए हमने एक पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन निकाला है। पिक्चर परसेप्शन में क्या होता है, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और आपको बोला जाएगा आप उसके ऊपर एक स्टोरी बना के लिखिए। उससे उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है दिमाग का, मतलब एक्चुअली स्टोरीज मैं अगर आपको बताऊं तो इस तरह की स्टोरीज भी आती हैं कि एक लड़की किसी को फूल दे रही है और वहाँ पे वो बना देगा वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि किसी ने सिखा के भेजा है ना, तो हम एक फॉलो करते हैं, नकल के लिए अकल चाहिए। तो जो बंदा सीख के आता है उसको बताया है वुमेन एम्पावरमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, ये जो कॉमन चीजें हैं ना, ताकि मतलब बहुत लोग पर इंप्रेस हो जाएं। तो वो बताएगा वो फूल दे रही है क्योंकि उस बंदे ने देखा कूड़ा पड़ा हुआ था, कूड़े को उसने साफ किया, लड़की बहुत खुश होगी, लड़की ने उसको फूल दिया और बोला आपने स्वच्छ भारत अभियान का पूरा साथ दिया है, अब मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब इस तरह की स्टोरीज आती हैं जो कि एक परसेप्शन के हिसाब से आप देखें तो मतलब दे हैव गॉट नो कोरिलेशन। तो वी नीड टू टेक दिस सच पीपल आल्सो, यू नो, आउट। तो एक हमारा इंटेलिजेंस हो गया और एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन। सर आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहे हैं कि लोग मतलब ये कोचिंग्स वगैरह से मिसलीड हो जाते हैं। कोचिंग ओके, ये जो आप बता रहे हैं क्लासिकली वही लग रहा है कि सिखा के भेजा है किसी ने, आप पता नहीं कितने। एसएसबी में ना हमने तो कौशल आई हैव सीन आई थिंक 7.5 साल में 2000-2500 के करीब डिटेल में कैंडिडेट्स देखे हैं। जैसे मैंने वर्ड फ्रेज यूज किया नकल के लिए अकल, इसके साथ एक और है सरकटा मुर्गा या मुर्गी। अब वो क्या होते हैं सरकटा की, जैसे आपको पता नहीं है करना क्या है, बट किसी ने वहां बता के भेजा था कि भाई कूद जाना, अब आप कूद गए। अब आपने देखा होगा जब हम जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप देखें कि अगर आप काटें चिकन को, क्या करता है वो फड़फड़ाता रहता है चारों तरफ, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, दिशाहीन है, और वो दिशाहीन सा घूमता रहेगा इधर उधर। तो ये दो चीजें बड़ी अमूमन दिखने को मिलती हैं। और आजकल थोड़ी सी, जब मैंने असेसमेंट की उसमें थोड़ी सी ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि आज ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। आजकल आप आई थिंक मेरी भी इस बात से सहमत होंगे, लाइक कौशल नरेंद्र ने शुरू में बोला कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, बट जरूरी नहीं है मैं किसी को ट्रेन कर सकता हूँ आर्मी ऑफिसर एसएसबी क्लियर करने के लिए। एंड ही इज सो दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ बोथ ऑफ यू कि इट इज सो ऑनेस्टली यू ब्रॉट इट आउट एंड यू आर कॉलिंग समबडी टू टॉक अबाउट इट। नहीं तो कोई बोलता आप भी बता सकते थे इस चीज के बारे में। सी होता क्या है कि जब तक मैं नहीं गया था इस चीज में, मैंने ये कोर्स नहीं किया, मैं पोस्ट नहीं हुआ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्यों रिकमेंड हुआ हूँ, बिकॉज हम में से किसी को ये चीज की नॉलेज नहीं होती कि क्या देखा जाता है। भी आप अभी बताएंगे तब पता चलेगा। लास्ट में बताना सर रिकॉर्डिंग के बाद। आई थिंक आज आप जहां हैं और जितने लोगों को आप टच कर रहे हैं, जितने लोगों की जिंदगियों में आप फर्क डाल रहे हैं कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, आई थिंक इट स्पीक्स अबाउट कि आप क्यों यहाँ पे हैं, क्यों हैं। आई थिंक भी उसकी बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कमिंग बैक टू दिस, तो ये अब हर कोई दिस कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ लिविंग। अगर आपने किसी को, मैं कोच ना कभी वर्ड यूज नहीं करता, एसएसबी में अगर किसी को आपने सिखाना है तो इट हैज टू बी मेंटरशिप। नाउ देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटरशिप। कोचिंग इज आप किसी को फुटबॉल की एक किक मारने का तरीका सिखा सकते हैं, नाउ दैट इज अ कोच, और वो 100 मीटर की स्प्रिंट की तरह होता है कि भाई दौड़ जाओ, भाई तुम्हारा अगले हफ्ते चलो ये करना ये करना ये करना ये करना। तो दोनों में से एक चीज करेगा, जो मैंने आपको पहले आई थिंक जो फ्रेज मैंने यूज किया। एसएसबी इज द ओवरऑलिंग ऑफ पर्सनैलिटी। वहां पे जेन्युइननेस को वैल्यू दी जाती है। वहां पे कोई ये नहीं देख रहा कि आपने कितने अच्छे से वो पट्टा लगा दिया, या आपको इंडिया की जीडीपी का पता है कि आज कितने ट्रिलियन इकोनॉमी की है। दैट इज जस्ट वन आयोटा, टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसका किया क्या आपने, कैसे किया, किस तरीके से लगाया, एंड वहां पे उस पर्सनालिटी को ये असेस किया जाता है कि ये दिमाग के साथ साथ हाउ वेल दे आर एबल टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर थिंग। और ये कोई कोचिंग एकेडमी नहीं सिखाती। अगर कोई मेंटर करना चाहता है किसी को तो वो सिखा सकता है, क्योंकि मेंटरशिप इज नॉलेज ट्रांसफर एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। कोचिंग में इज अ 15-day गेम और 20-day गेम डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कोर्स दैट यू आर ज्वाइनिंग। और 21 दिन में आई हैव येट टू सी, मुझे एक ऐसे इंसान से मिलना भी मेरे को बाकी है जो 21 दिन में पूरा 180 का 90 डिग्री भी चेंज होके कि आज मैं ये करना शुरू कर देता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूँ इसका। मान लेते हैं आप गाड़ी चला रहे हैं और सडनली दिल्ली में तो आपको पता ही है सड़क पे कोई भी कभी भी आ जाएगा। अब आप एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं एंड आज आप एक दोनों पॉपुलर फिगर भी हैं, तो आप
शुरू में वो बंदा दिखता निकलता है तो आप या बंदा या बंदी जो भी है निकलता है तो आप अपना गाड़ी के ब्रेक मारेंगे और बिकॉज नोइंग दैट यू नो पीपल मे नो यू एंड और यू हैव बीन इन द फोर्सेस, एक हमारे बेसिक इथॉस भी होते हैं, वी आर ह्यूमंस फर्स्ट, तो आप कुछ नहीं कहेंगे उसको। सडनली वो ना आपको बोलते हैं अंधा है क्या, होता है ना काफी बार हमने देखा है, गलती हमारी नहीं है सामने। नाउ व्हाट विल यू डू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट नोबडी कैन कोच यू। इफ देयर इज अ मेंटोर, मान लेते हैं किसी, आप जब छोटे थे तब तो आप गाड़ी से उतरते पहली बारी में ही शायद कुछ कर सकते थे, बट अगर किसी ने आपको ढंग से मेंटोर किया, यार you will become an officer now, there is a lot of reputation which comes with it, there are lot of responsibilities which come, and you are now representing a brand that is armed forces. You will never get down from the car, you will say sorry, ठीक है आपने बोल दिया उसको। So this nobody can coach you actually, this has to be a mentorship. सर ये बताइए, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जो पहले दिन का स्क्रीनिंग है, यही चीज साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में भी शायद वो फोटोग्राफ दे करके वो करते हैं, उसमें और इसमें कितना फर्क है? दैट एब्सोल्युटली कौशल, जब ये स्क्रीनिंग करते हैं तो हम एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे इस बच्चे को देखते हैं या बच्ची को देखते हैं, देखने लायक है कि ये क्या इसके चांसेस हैं अगले स्टेज में रिकमेंड होने के। तो हमारा जो डिलीवरेबल है, जो हमारा आउटकम्स हैं, वो बहुत क्लियरली मार्क्ड है। स्टेज 1 में हमने ये देखना है क्या ये रिकमेंड होने के चांसेस हैं। हम उसी में ये देखना शुरू नहीं करते कि ये रिकमेंड होने लायक है, मतलब ये रिकमेंड होगा कि नहीं होगा, हो सकता है ना हो, बट वी आर जस्ट सीइंग कि क्या उसको इस बास्केट में डाल सकते हैं जिस बास्केट में ही इज नॉट एन एब्रेशन, कि ये कुछ एक इतना ही ज्यादा गलत ना कर दे कि वो बाकियों का परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करे, एंड प्लस देन ही हैज अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड और नॉट। तो जो पिक्चर यहाँ पे हमने देख के जो स्टोरी बनाई है, और वही जो थीमेटिक एप्रिसिएप्शन में 11 पिक्चर देख के और 12वीं ब्लैंक देख के बनाते हैं, देयर द प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट। पहले दिन वाले ट्रेनिंग के लिए हमें किसी को अगर तैयारी करना है, जो भी हमारे व्यूअर्स में से ट्रेनिंग कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो उसको कैसे तैयारी करना चाहिए? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें भी एक बहुत बड़ी मिथ है। इसमें बोलते हैं कि तुमने अगर डिस्कशन में नहीं बोला तो तुम कभी रिकमेंड नहीं होंगे। एक्चुअली इसको अगेन मैंने जैसे बताया 2 पार्ट्स में, एक है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और एक है पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट। नाउ इनका दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है उस बच्चे को रिकमेंड स्टेज 2 में करने के लिए, ना करने के लिए। लाइक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है, वो 1 to 5 होता है, वेयर 1 इज द हाईएस्ट और 5 इज द लोएस्ट। और जो पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन होता है उसमें 3 रेटिंग दी जाती है इंडिविजुअल। लाइक मान लेते हैं हम तीनों यहाँ बैठे हैं, आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं और मैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। तो हम तीनों उस बच्चे को सेम टाइम पे, वो बच्चा अपना नरेशन कर रहा है या बच्ची नरेशन कर रही है और साथ में वो डिस्कशन में भी जा रहा है, तो हम तीनों अपनी इंडिपेंडेंट उसको एक रेटिंग देंगे। वो ग्रेडिंग होगी Y यानी कि यस, D यानी कि डाउटफुल और N यानी कि नो। नाउ इन दोनों का हम एक कॉम्बिनेशन करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 और उसमें वो वाली ग्रेडिंग। तो अगर वो OIR 1 है तो इसमें से किसी एक ने भी D दिया है तो वो रिकमेंडेड है। इसमें अगर वो 2 है तो इसके ये तरह के कॉम्बिनेशन चलते हैं। अगर इसमें 3 ले आया और इसमें किसी एक ने भी D दे दिया तो भी वो आगे जा सकता है। तो अभी आप समझ सकते होंगे कि एनीथिंग 3D से ऊपर विल गो, आराम से जाएगा। अगर 3D से ऊपर कुछ भी होगा विल गो आराम से। एंड दैट इज व्हाई बच्चे क्या करते हैं, इस चीज की प्रिपरेशन तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग है, सिर्फ इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, बोलना आप पिक्चर देखना, बोलना आप पिक्चर देखना। तो दोनों की तैयारी जरूरी है। और ये OIR टेस्ट तो रेडीमेड ऑनलाइन मिल जाते हैं। एंड इन टेस्ट में ना वर्बल नॉन वर्बल दोनों होते हैं। लाइक 1 = 4, व्हाट इज 10 = समथिंग लाइक दैट, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों। और इसके अंदर आप जैसे हम जो बच्चों को, अगर जो बच्चे हम लोग जैसे मेंटोर करते हैं उन बच्चों को भी आज देम कि एवरी डे आप उनको एक फोटोग्राफ देखिए, आप अपने आप ही ऑनलाइन फोटोग्राफ देख लीजिए एंड यू राइट अ स्टोरी। समटाइम्स वी टेक देम टू लाइव सिचुएशन, बोलते हैं आप देख के बता दो और अपनी स्टोरी खुद ही लिखो। अब इस स्टोरी में आपने क्या लिखना होता है, ऐसा नहीं कि 3 आदमी यहाँ बैठे हैं, व्हाट हैपेंड, पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और अभी लाइकली आउटकम क्या है नियर फ्यूचर में। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, वो फूल देते हुए फिर उसके बाद उसको वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भी बुलाते हैं और उस लड़की और लड़के को हाथ माला पहना के उनको प्राइज भी दिया जाता है। तो इस तरह की स्टोरीज भी निकल जाते हैं। एंड नॉट ओनली फनी स्टोरीज लाइक दिस, देयर आर सर्टेन वेरी सीरियस स्टोरीज ऑल्सो। लाइक एक कार खड़ी है साइड में, तो बच्चा ये देख रहा है कि सोडोमाइजिंग चल रही है वहां पे। So even those level of stories also, but that reflects कि शायद that reflects कि उसके साथ, because he's so deeply affected. Now that person
may or may not have a chance because वो इतना skeptically एक simple कार जो खड़ी है उसको देख रहा है। तो मतलब नजरिया सिंपल रखिए, जो आपको दिख रहा है सिंपल रखिए, जो दिख रहा है। I'll give you one small example। एक पिक्चर है जिसमें एक लड़की एक खिड़की पे खड़ी है और आई थिंक ऐसी कोई लड़की लड़का कुछ ऐसे खड़ा है और वो बाहर दिख रहा है। तो आई रिमेम्बर एक somebody किसी ने स्टोरी लिखी कि कोई अपने घर से शहर में काम कर रही थी, घर आई छुट्टी पे, सुबह उठी, उसने देखा अरे वाह मैं क्या मिस कर रही हूँ, इतनी अच्छी वादियाँ, इतना अच्छा घर है, जैसे छोटी जगह से कोई गई होगी मेट्रो में काम करने, एंड बहुत अच्छा है और ठीक है अभी मैं अपने करियर बना रही हूँ, थोड़े साल बाद मैं यहीं आके सेटल होना चाहूँगी। मैं स्टोरी में क्या है, एंड वही हुआ, थोड़े साल बाद शी जस्ट केम बैक आफ्टर शी कुड अर्न हर livelihood and then she got settled there and started a small enterprise. Now this is something which is very practical, which is very simple. Now इसमें कहीं स्वच्छ भारत अभियान नहीं है, कहीं जनधन योजना नहीं है। अब इसी में ही इसको अगर दूसरी तरीके से जो पढ़ा लिखा जो ट्विस्ट करेगा वो कैसे करेगा कि मैंने देखा कि अरे वाह मेरे गाँव में अभी तक गरीबी है बहुत ज्यादा, मेरे गाँव में अभी तक पुल भी नहीं बना है, मेरे गाँव में अभी तक लोग सड़क भी नहीं बनी है। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं 1 महीने की छुट्टी में आया हूँ, चलो मैं BDO के पास जाता हूँ, DC के पास जाता हूँ, MP के पास जाता हूँ। फिर उनसे रिक्वेस्ट करी उन्होंने और उसने बोला कि 1 महीने में हमें इसको बनाना है। फिर 1 महीने में उसने गांव वाले इकट्ठे किए और सारी सड़क बना दी और उसके बाद उसको अगले 26 जनवरी को प्राइज मिला। Now you see this is so impractical। और पहले वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या था, सिंपल सी स्टोरी थी वो, कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। अभी मेरे को एक जोक याद आ गया सर, ये बचपन में स्कूल में कहीं देखा था कि एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है एग्जाम का, तो ऐसे लिखना होता है, तो किसने बोला कि ऐसे कौन सा आएगा, इस बार पक्का हमेशा आता है क्रिकेट मैच के ऊपर। तो उसने दबा के तैयारी की क्रिकेट मैच के ऊपर और एग्जाम में आ गया रेलवे जर्नी। क्या लिखेगा तो क्रिकेट मैच देखने चला गया। नहीं तो मैं ट्रेन में बैठा जा रहा था मैं उधर और मैं खिड़की का बाहर देखा क्रिकेट मैच चल रहा था। फिर वो क्रिकेट मैच होना आ गया। तो आई थिंक जो लोग ज्यादा तैयारी करके आते हैं वो बड़ी बड़ी किताबें, मतलब व्हेन आई वेंट फॉर SSB ऑल्सो, मेरे साथ वाले जो थे दे ऑल गुड, मतलब मैं भी कॉम्प्लेक्स में हो गया था कि इनको देख करके कि भैया मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या किताबें तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत तैयारी करके आते हैं, दे वांट टू शो कि जेसी कोर्स किधर है। उस बच्चे ने वो पूरा इंडिया का बजट निकाल रखा होगा कि जनधन योजना में इतना पैसा है, क्या कहते हैं मनरेगा में इतना पैसा आ रहा है, एक बंदे को इतना होता है, गांव-गांव में डिस्ट्रिक्ट में कितना है, वो कहीं तो दिखाएगा ना कि मैं ये सबसे अलग हूँ। तो भैया ये नहीं दिखाना है, एब्सोल्युटली नहीं दिखाना है। एंड द होल पॉइंट अबाउट दिस मेंटरशिप इज, आजकल क्या हो गया है कि मुझे उनको अनलर्न कराना पड़ता है। वो इतना ज्यादा अपने सर पे वो इतना बड़ा बोझ लेके आते हैं 200-500 किलो का कि सर उस यूट्यूब चैनल में ये चल रहा था, उस किताब में ये लिखा हुआ था, उसने मुझे ये बताया, मेरे अंकल ने आर्मी में उन्होंने मुझे कुछ ये बताया। तो मैं पहले 3 दिन लेता हूँ उनको वो अनलर्न कराने में कि तुम सब भूल जाओ, और 2 कमिटमेंट लेता हूँ, मतलब हम बात करते हैं उनसे कि पहला, तुम आज के बाद किसी और से बात नहीं करोगे, बिकॉज एक बार आपने हमारा चैनल देखने दीजिएगा। आज के बाद मतलब हमारा चैनल तो देख सकते हैं, हमारा चैनल देख सकते हैं बाकी मत देखना। आप ये बताया करिए अच्छी चीजें। मैंने वही बोला ना कौशल, आप लोग ना यू आर एट द एंट्री लेवल, आप लोग उनको SSB की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं, एंड दैट इज द, आई थिंक वो उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं। मजाक कर रहा था नहीं, दिस इज अमेजिंग। बट मैं जनरली उनको बोलता हूँ कि भाई आप, मेरा भी नुकसान है ना इसमें, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा। मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई आज के बाद ना किसी से पूछना मत, तुम कुछ भी देखो कुछ भी करो, उसका एक तरीका है कि जो इन्फॉर्मेशन दुनिया में घूम रहे हैं, ज्ञान, जैसे बाबा रणछोड़ दास ने बोला था ना कि ज्ञान घूम रहा है और ले लो। अब उन्होंने ये थोड़ी बोला कि फिजिक्स का ज्ञान लेके केमिस्ट्री क्लास में लगा दो, उसने ये बोला कि ज्ञान बट रहा है, उसको बटोरो, बट उसको प्रोसेस कैसे करोगे वो ज्यादा दिखाना कहाँ है। मुझे याद है एक बार कौशलेंद्र से हम बात कर रहे, तो इसने जब चाय बनाने के ऊपर कुछ किसी को बोला कि अगर पहले पत्ती डाल दोगे और उसके बाद पानी डालोगे तो पत्ती तो जल चुकी होगी, तो उसको यूज कैसे करना है इज फार मोर इम्पोर्टेंट। तो जनरली ये होता है कि उसको अनलर्न कराना और फिर उसके बाद उसको दोबारा से ये लर्न ना कराएं, फैसिलिटेट कराना कि यू आर आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं कैसे रिकमेंड हुआ, ही सेड कि मैं कैसे रिकमेंड हुआ। एक्चुअली मुझे भी ये हैरानी होती थी कि मैं कैसे रिकमेंड हुआ, बट हम तीनों कितने अलग हैं, हमारी पर्सनालिटीज अलग हैं, हमारे लाइक्स अलग हैं, डिसलाइक्स अलग हैं, हमारी चाहते अलग हैं, हमारे एम्बिशंस अलग हैं, क्या पता कुछ हो ही ना एम्बिशन हमारा स्पिरिचुअल लेवल अलग है, बट हम तीनों ही आर्मी में ऑफिसर्स थे, क्योंकि
आप किसी को ये नहीं बता सकते। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल आपके क्रिकेट मैच में, बुमराह इज अ ग्रेट बॉलर, सिमिलरली कुंबले वाज एन अमेजिंग बॉलर, मतलब when he was to play for the country, but both are two different people, two different stances। तो अगर वो लोग इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं तो हमें जरूरी है कि किसी को सिखा पढ़ा के बिल्कुल मतलब उस तरीके से भेजना है। लेट दैट पर्सनालिटी ग्रो एंड इन द बार्गेन एक्चुअली कौशल हमारे जो बेसिक ईथॉस हैं, अगर आप उसको ग्रो करने के लिए दे रहे हैं, अगर आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि इसमें वो अपने आप को डिसाइड करे, अपना डिफाइन करे अपना पाथ, तो इट इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प देम इन एसएसबी, इट इज गोइंग टू हेल्प देम फॉर देयर लाइफ, बिकॉज देन द पर्सन ही विल बी एबल टू, ही और शी विल बी एबल टू टेक अ कॉल कि मैं क्या करूं। एंड आई थिंक व्हेन आई सॉ वन ऑफ योर पॉडकास्ट में भी आप ये कह रहे हैं कि हम भी किसी को कुछ नहीं बता रहे क्या करना है नहीं करना, हम बता रहे हैं कि ये आउटकम है, कैसे पहुंचना है वो तो जर्नी तो सबकी अपनी अलग अलग है। मैं एक बार दोबारा से अगर सिंप्लीफाई कर दूं सर कि एक और चीज़ दैट आई थिंक हम आगे जाएंगे तो ये मिस हो सकती है कि अगर कोई फोटोग्राफ आप एनालाइज कर रहे हो तो सिंपल आप सोचिए कि दिखाने की क्या कोशिश हो रही है और उसके ऊपर स्टोरी लिखिए, राइट सर, रादर देन और ज्यादा नॉलेज दिखा दूं मैं कि मैं एक्चुअली इसमें माइनर करेक्शन ये है, मैं ये बोलना चाहूंगा जो फोटो दिख रही है उस फोटो को ये मत सोचो क्या दिखा रहे हैं तुम्हें, उसमें देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। हाँ, अगर आप ये देखते हो कि मुझे ये दिख रहा है एंड यू आर अ क्लीन हेडेड पर्सन, आप कोई पढ़े लिखे की तरह नहीं, मतलब जो सिखा पढ़ाए लायक है, आप उसके अंदर जबरदस्ती कुछ नहीं बना रहे हो, तो आपको जो दिखेगा वही लिखोगे। एंड आई थिंक सर जैसे मुझे लगता है हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब कोर्स वगैरह आप जाओ, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसमें भी घुंडी ढूंढने लगते हैं कि अरे ऐसे नहीं हो सकता है। तो शायद आपको जो फोटोग्राफ दिख रहा है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसे बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत उस तरह से दिखाया जाए। मतलब सबसे ज्यादा लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, अपना नॉलेज झाड़ने लगते हैं, उसमें की पूरी नॉलेज मेरे को इसमें दिखा देंगे, उसमें कुरेदने लगते हैं। और वही हम जब डिस्कशन में देखते हैं, अभी मान लो 2 लोग खड़े हैं, सडनली वो तीसरा इंसान पैदा कर देता है वहां पे, और पूरे 15 में से 14 लोग बोल रहे हैं कि दो लोग थे और ये उनका मूड था, ये कैरेक्टर था, बोलते हैं नहीं देवर 3। एंड फिर किसी ने बता रखा है कि भाई एक बार जो बोल दिया ना तो कमिट कर दिया तो मतलब फिर तो मैं डिलनास के खुद का भी नहीं मानना था। हाँ, तो अब वो लड़ जाएगा वहीं पर, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, अभी नाउ ही इज कमिटेड, ही और शी इज कमिटेड कि अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे याद है एक नाम ओमिटेड हो जाता है उसका। मुझे याद है एक मिथिला भाषी हमारे एक सज्जन आए थे एक ऐसे स्टेज 1 में, और कहीं उन्होंने महिला उत्पीड़न के ऊपर वो कुछ काम करना चाहते थे, वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस और उसके ऊपर वो कर रहे होंगे काम कहीं। फिर उसके बाद आए वो एसएसबी में, उन्होंने एक सिंपल पुल के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो दिख रहा है कि आदमी खड़ा है, तो उन्होंने उसको जबरदस्ती पहले तो महिला बनाया, फिर बनाया कि वो आत्महत्या करने के लिए वहां जा रही है। अब मजेदार बात क्या थी, अच्छा हुआ मुझे लगा कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी एक को फेंक चुका है। तो बोला कि वो आत्महत्या। अब मजेदार बात ये थी कि पूरी दुनिया ने उनको समझा लिया कि आदमी वो आदमी है, औरत नहीं थी, एंड ऑल दोस थिंग्स। उन्होंने नहीं, हम ये रोज देखते हैं, और फिर वो अड़ गए। और उसके बाद ये भी नहीं कि जब स्टेज का रिजल्ट भी निकल गया तो भी वो पीछे मतलब वो आए असेसर के, सर मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे उस महिला को बचाना बहुत जरूरी है। तो लोग इतना ज्यादा इसको अपने मतलब जैसे आपने बोला ना कि इतना ज्यादा सिक पड़ जाते हैं इस चीज को लेके, फिर वो दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मतलब इट्स a bold statement that I'll make कि हमारे most of the army officers children जो हमारे जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे ऑफिसर्स में जो जनरली असेसर्स हैं सारे ऑफिसर्स ही हैं, और वो जब जाते हैं, अब वो ऑब्वियसली जैसे आप मेरे को जानते हैं या मेरे से जान पहचान है, आप बोलेंगे मेरा बेटा जा रहा है सर थोड़ा इसको गाइड कर दीजिए। अब मेरे को जो भी आता है टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा मैं गाइड कर दूंगा उसको। अब वो वहां जाके, एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी वही टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा लिख के आ जाएगा। और जो पास परसेंटेज है इसलिए कम भी हो जाती है। और जनरली हम ये बोलते हैं कि बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि देखिए एसएसबी के लिए ना कोई मैंडेट नहीं है कि इतने % बच्चे सेलेक्ट करने ही करने। एसएसबी का देयर इज नो मैंडेट। ओके, आई थिंक इसीलिए शायद आईएमए और एनडीए की जो कई बार वैकेंसीज होती ही नहीं है, कई बार शॉर्टेज चलती है। शॉर्टेज थोड़ा बहुत शॉर्टेज जो जैसे बीच में मिड कोर्स करेक्शन दे देते हैं, अगर शॉर्टेज होती है तो यूपीएससी से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप और बच्चे भेजिए, तो फिर और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बैचेस और ज्यादा बढ़ाए जाते हैं। बट इट हैपेंस एट टाइम्स, अगर नहीं है तो 1-2 वैकेंसी खाली भी जाती हैं, तो बिकॉज वी विल नॉट एक्सेप्ट। आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड द सीरियसनेस कि अगर एक गलत इंसान इस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो क्या आएगा या आएगी, तो क्या इफेक्ट उसका कितने सालों तक लोगों को जिसके साथ वो टच में है, कम्युनिकेशन में है, कि जो कमांड करेगा कल को, तो कितना फर्क पड़ेगा उस पर।
एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि दिस इज द मोस्ट फेयर सिस्टम इन द वर्ल्ड। इसमें कोई एक और चीज, जस्ट टू अगेन सिंप्लीफाई द एंटायर थिंग और सबको वो करने के लिए, आपको सिंपल रखना है, ज़्यादा इमेजिन नहीं करना। कुछ आप पढ़ के आए, जैसे कि अभी हमने जोरावर सिंह के ऊपर एक वीडियो बनाया, तो मुझे कुछ भी देखे, मैं अपना ज्ञान झाड़ने के लिए जोरावर सिंह की कहानी लिख दूँ उसमें, तो वो गलत है, वो नहीं करना है। एब्सोल्युटली या अभी आपके पॉडकास्ट के बाद में मेरे को कुछ दिखा और मैं एसएसबी की बात है उसमें डाल दूँ, वो नहीं डालना है। सेकेंड, उसमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ों को यू शुड नॉट मिस आउट। लेट्स से विंडो के साथ में एक चूहा है, तो आई एम श्योर देयर इज समथिंग टू डू विद द चूहा। उसको मस्ट फाइंड अ प्लेस आपके कहानी के अंदर। एब्सोल्युटली एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल आल्सो। मान लेते हैं एक भीड़ है, तो ये नहीं कि आप, जैसे हम बोलते हैं कि आइडेंटिफाई कैरेक्टर और उनका एज, सेक्स, मूड लिखो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 1 मिनट पूरी कहानी में 50 लोगों का नाम और उनके मूड और वही लिखता चला जाए। आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि आई सॉ 3 लोग प्लस ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब यू हैव टू बी, वही ना, ये कोई सिखा नहीं सकता कौशल। तो सर अगर मैं ये बोलूं कि जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी दूर हैं, जहाँ कोचिंग नहीं है और कोई मेंटरशिप भी नहीं है और ना ही वो आ सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर 1-2 वो ऐसा पॉइंट कि अगर वो बच्चा अपने आप किन चीज़ों का ध्यान रखे कि एटलीस्ट उसका बेसिक सही रहे। ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा अहमियत किसी भी पॉडकास्ट और सोशल मीडिया की, कि वी कैन रीच वहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे हम पहुँच सके। सबसे पहले तो बी पार्ट ऑफ सम ग्रुप एक्टिविटीज़, जैसे खेलना। आजकल बच्चों में, चाहे वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के भी हैं, उन्होंने आजकल खेलना कूदना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर, और एग्जैक्टली पढ़ाई के प्रेशर को लोग एक बहाना देते हैं, मैं वही बोलने लगा था। बट मोबाइल वो जरूर निकाल लेंगे आधा पौना घंटा। आई विल से कि कहीं भी कुछ भी 2-4 लोगों को साथ में लो और जस्ट प्ले समथिंग, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे, एंड ट्राई टू प्ले। उसका रीजन ये है कि एक तो आपकी फिजिकल फिटनेस थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी, दूसरा क्या है ना, आपको इमोशंस हैंडल करने आएंगे। यू विल लर्न कि किस तरीके से, मैंने अभी आपको, मान लो हम दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं और आपने मेरे को एक वो लात बीच में रख दी और मैं गिर गया, तो मेरा क्या रिएक्शन रहेगा। एंड तो ये आपका नेचुरल प्रोसेस में आएगा। अब मैं अगर उठ के आपकी गर्दन पकड़ लूँ तो अगली बार मुझे खुद को लगेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अभी कोई नहीं सिखा सकता, वो खुद ही सीख सकता है बच्चा। इफ आई मे सर, इसी में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है सर, वो बहुत अहम है। वो टीम स्पिरिट जाकर के बनती है, और दैट इज मतलब एसेंस ऑफ पूरे फौज का। और वो आपको गेम खेलने से आता है। आपने अगर देखा हो कि इवन इफ कोई फुटबॉल का गेम चल रहा होता है और ओपोनेंट को गलती से लग जाती है, तो भी कैसे ये वाली टीम वाले जाएंगे, उसकी मदद करेंगे। सी द आर्म फोर्सेस इज ऑल अबाउट दिस ओनली, कि इवन इफ नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, सबको साथ लेके चलना है। और आपका जो, अगर 10 लोगों की पेट्रोल जा रही है, उसमें आपको पता है कौन कमजोर है, थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा वीक है, तो उसको आप आगे रखते हो और पीछे से अपने स्ट्रैगलर्स को लेके आते हो। तो ये सब यहीं से स्टेम करता है। इसलिए मैंने कहा कि छोड़ा कोई ना कोई एक एक्टिविटी करें। सेकेंडली, बी पार्ट ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ द हाउस। ये नहीं है कि घर में खाना बनाना माता जी का काम है, पैसे कमाना पिताजी का काम है, और मेरा काम है कि बस मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, एवरीबडी कैन टेक आउट टाइम। आप कुछ ना कुछ टाइम पूरे दिन में आधा घंटा 15 मिनट निकाल सकते हो। आपने, मतलब आपको शायद हैरानी भी होगी इसको, आप खाना बनाते हो कि आज हमारे जो टीनेजर्स हैं, देयर इज हार्डली एनीबडी जो अपने दिन में या हफ्ते में भी 5 मिनट बैठ के अपनी माता जी से पूछेगी क्या चाहिए, कैसे आप हो, कोई आपको तकलीफ तो नहीं है। एंड इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, बट इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है, आपको और ज्यादा समझ में आएगा, आपकी सेंसिटिविटी लेवल और ऑब्जेक्टिविटी भी बढ़ेगी कि डिस्पाइट सो मच ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, यू नो, शी इज स्टिल, सी हम एक दूसरे से ही तो सीखते हैं सब कुछ जो हम सामने देखते हैं। लाइक आपको देख के लोग जो ना मोटिवेट हो रहे हैं कि हमने पैरा एसएफ ज्वाइन करनी है, कुछ ऐसे वी लुक एट ईच अदर एंड वी हैव एक बेंचमार्क होता है हमारे दिमाग में कि हमारे पिताजी सुबह जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं। बट वो सुबह जाके शाम को वापस आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनका, मुझे कितनी बार ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चों से जब पता चलता है, उनको यही नहीं पता होता कि पापा काम क्या करते हैं। वो सेल्समैन है या वो कहीं पर वाइस प्रेसिडेंट है, किस कंपनी में है, कहाँ डिप्लॉयड है, पोर्टफोलियो क्या है। एंड दिस आर नॉट, आप आजकल तो 12th 11th के बच्चे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, बट दीज चिल्ड्रन डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट इट। आर्मी के हमारे जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता पापा की रेजिमेंट कौन सी है, उस रेजिमेंट में वो रेजिमेंट करती क्या है। सर शायद वो ना गोले फेंकते हैं मैंने मतलब यहाँ तक सुना आर्टिलरी में, सर वो शायद गोले फेंकते हैं।
अब ये जो आप कंचे खेलते हैं गोले फेंकते हैं, डिस्कस तो करते हैं। So this is what one is be part of the family, know about the family, and first is जो मैंने बोला कि have involve yourself in something. में सिर्फ एक चीज जो फौज के अंदर एकेडमीज में जो इसी चीज को जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इसी चीज में ट्रेन करते हैं वो है कैंप्स। करेक्ट। हमारे कैंप्स में अगर आप मानिए सबको अगर सेम इंडिविजुअल राइफल दे दें तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, पर उसमें क्या डाल देते हैं, एक रॉकेट लॉन्चर, करेक्ट, उसमें डाल देते हैं एक आपका लाइट मशीन गन। अब कौन उसको जाकर के वॉलंटियर करता है, क्योंकि मैं अपना राइफल के साथ आराम से चलता रहा हूँ तो देयर इज नथिंग, नो चैलेंज, बट कौन जाके मदद करता है, जैसे कि आप कहते हैं कि मम्मी का मदद करना या किसी का पूछना कि थोड़ा मैं बांट लूँ, तुम्हारा लोड शेयर कर लूँ, दैट इज अ स्पिरिट, दैट इज एसेंस एंड एब्सोल्युटली। और आई थिंक इट इज अब नाउ व्हेन आई सेड कि कोई मेरे से पूछता है कि क्या करूँ, तो I get involved at this level of mentorship because it is not only for SSB for that person. Now imagine पूरी जिंदगी के लिए मतलब he'll be a far more matured person when he's coming out and he's aiming for something rather than कि चलो एक अपना टेस्ट दिया, नहीं हुआ SSB, चलो चले जाओ और करके आ जाओ। तो if we start focusing on कुछ चीजें लाइफ में कोच है, कुछ मेंटरशिप है, कुछ चीजें मैकेनिकल है, लीनियर है, जैसे मैंने बोला ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग 50, 100, 200, 500 करते चलो, तो क्या होगा कि आपको एक बड़ा पैटर्न समझ में आ जाएगा और रोल। अब पिक्चर परसेप्शन आप 5000 कर लो, बट अगर आप उसमें जनधन योजना ही देखोगे और स्वच्छ भारत अभियान ही देखोगे तो आप वहीं हो ना फिर। नाउ दिस इज वेयर द मेंटरशिप कम इन, सो देयर इज सम पार्ट ऑफ इट व्हिच इज लाइक इन अ मैकेनिकल वे, लीनियर वे, एंड सम पार्ट इज दिस। तो अभी तक से दो चीजें हुई, आप एक टीम के हिस्सा बनिए और अपने फैमिली के भी हिस्सा बनिए, है ना, अपने घर में भी पार्टिसिपेट करिए। उसके आगे लेट्स गेट बैक टू जो हमने अभी पहला दिन का हैंडल किया सर। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि इंटरव्यूइंग जीटीओ या साइकोलॉजिस्ट, किसकी सर पहले दिन में कोई फिक्स होता है कि अगर जैसे 700 आए, मतलब मेरे टाइम जैसे 100 आए तो कि 30-40 ही रखे जाएंगे या 50-60 या मतलब? कौशलेंद्र, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारे असेसर्स ढूंढते हैं किसको रख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो अनफॉर्चुनेटली मतलब जिस तरह के मे बी दिमाग में, क्योंकि वही है, हम गलत इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं, सही बाद में। अच्छा, आर्मी अगर आप जाएं आज 90% चैनल्स, 90% हमारे बच्चों को ये पता होता है आर्मी मतलब कारगिल, सियाचिन और कश्मीर और ऑब्वियसली मैं बोलने लगा था कि अभी आपके थ्रू एटलीस्ट उनको पता तो चलना शुरू है कि आर्म फोर्सेस इज मच मोर देन दैट। हमारे पास मैसेज आया सर कि मैंने एसएसबी में बताया कि मैंने मॉन्क्स एंड वॉरियर्स देखा। सो सी दैट इज व्हाट द, सो अभी जैसे कुछ दिन पहले कोई मेरे से पूछ रहा था, यार वो सारे पैरा एसएफ के जितने रिटायर्ड हैं वो सारे अपना चैनल शुरू कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला। मैंने कहा यार एटलीस्ट कोई तो सच और सही तरीके से बता रहा है, rather than superficially कि अरे मैं वहां गया और मैंने ऐसा किया और मैंने वैसा किया। I think I have never seen any one of your videos or podcast जिसमें you are glorifying your successes. You are just giving कि that was part of the responsibility. We did something, but उसके पीछे process क्या था? And if you follow that process, I think you have accept. कई बार हम ये भी accept करते हैं ऑफिसर्स कि यार गलती कहाँ हुई हमारी, और हम उन केस स्टडी से सीखते हैं। तो वही है, जितने भी अगर आप ये इधर उधर की बातें सुनने की बजाय अगर ढंग की चीजें देखें, चाहे मॉन्क्स एंड वॉरियर्स भी देखें, तो एटलीस्ट दिमाग इतना तो खुलेगा कि सही क्या है। एंड फाइनली दैट इज व्हाट द एम इज जो कर रहे हैं सारे। सो एज आई वाज मेंशनिंग कि हमारा जैसे स्टेज 1 के अंदर अगर आप चाहे 100 लोग हैं, चाहे 500 लोग हैं, या 700, देयर इज नो मैंडेट। एज आई मेंशन इनिशियली, एसएसबी देयर इज नो परसेंटेजेस, बट हम ढूंढते हैं कि क्या उसके अंदर कुछ ऐसा दिख जाए, क्योंकि आज जो आ रहा है ना, जो भी इतना ज्यादा या तो हेविली कोच्ड, और मैं कोच्ड वर्ड बहुत भरे दिल से बोल रहा हूँ, बिकॉज उसको अभी भी सही चीज नहीं पता क्या है, वो बस उसे बता दिया है। वहां जाके ग्रुप डिस्कशन, जैसे डिस्कशन होगा शुरू में, पहले जैसी गो बोले 100 मीटर की स्प्रिंट है, भागते रहना भागते रहना भागते रहना भागते रहना, और जैसी वो स्प्रिंट खत्म होगी तुम छाती ऐसे कर लेना और तुम्हारा नंबर पहला आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव जनरली सीन, ये जो हमारे सामने आता है। नाउ अगर हमें लगता है 10 लोग हैं तो 700 में से हो सकता है 10 ही रखे जाएं, अगर हमें लग सकता है 50 लोग हैं तो हो सकता है 100 में से 50 रखें, तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। लेट्स कम ऑन टू इसके बाद जीटीओ टच करते हैं सर। नेक्स्ट डे साइट टेस्ट।
तो साइक सर नेक्स्ट डे सीक्वेंस लेट्स डू दैट। तो मुझे मैंने बताया सर पहले भी, मेरे इसमें कोई नॉलेज नहीं है मैं तो भूल भी गया हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, हमारा मिक्स हो गया अभी सर। या सो लेट्स डू द साइक टेस्ट। साइक टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप ढूंढते क्या है एग्जैक्टली? एंड सर इसमें क्या फौजी साइकोलॉजिस्ट होते हैं या सिविलियंस होते हैं या कौन या मिक्स होते हैं, कैसे? तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है सबसे पहले इनकी ना, मैं जो साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ, इन तीनों की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक आर्मी ऑफिसर भी हो सकता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर और कोस्ट गार्ड ऑफिसर भी हो सकते हैं, और डिफेंस सिविलियन हम उनको बोलते हैं, जो अपने साइंटिस्ट होते हैं, जो DRDO से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में जाते हैं, जहाँ मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ जो है वो जनरली यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स ही होते हैं, वो कोई भी डिफेंस सिविलियन नहीं होते उसमें। रीजन बड़ा सिंपल है कि जो एक्सपीरियंस एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर को या एज ए जीटीओ, जो वो एक्सपीरियंस 15, 20, 16 साल का जो एक्सपीरियंस लेके वो आ रहा है आर्म फोर्सेस का, वो जिस एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर पाएगा उस बच्चे को, वो एनीबडी मे बी स्पेंड, किसी ने हो सकता है 30-35 साल रिसर्च में बिताए हो, बट वो फील्ड नॉलेज शायद ना लेके आ पाए। और साइकोलॉजिस्ट का क्या होता है, जनरली उनको जो 4 टेस्ट बताए जाते हैं, जैसे मैंने बताया थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की जिनको पिक्चर देख के आपको स्टोरी लिखनी होती है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की कोई सिचुएशन दे दी जाती है, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंट देखा, कुछ देखा या क्या हुआ, या आप घर पर्स भूल गए या टिकट भूल गए, आप रेलवे स्टेशन चले गए, समथिंग लाइक दैट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की जैसे आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपको क्या आता है, जैसे कई लोग होते हैं टेम्पल, माँ, वर्शिप, फादर और रिलीजन, गॉड, तो इस तरह के वो अपने वर्ड्स बनाते हैं। और लास्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आपको अपने बारे में आप क्या सोचते हो, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, तो इसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक बोलते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक मतलब कि जो टाइम प्रेशर्स होते हैं उसमें ना चाह के भी वो जो अपनी किसी भी धातु की, अगर आप उसके ऊपर जितना मर्जी अलॉय चढ़ा दें, बट उसको जितना तपाते रहेंगे तो उसके बाद वो उसमें असलियत निकल के आ जाएगी, और हिंदी बोले तो दूध का दूध और पानी का पानी, जन धन योजना निकल जाएगा, जन अलग हो जाएगा और धन अलग हो जाएगा। तो वो उसके अंदर वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है या कर देती है। तो दैट इज वेयर वी पिक अप दोज इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, बट मेरा जो इनके साथ जितना भी इंटरेक्शन हुआ है उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देयर इज अ फ्लो इन एवरीथिंग। ऐसा नहीं है किसी ने आउटस्टैंडिंगली WAD में परफॉर्म कर दिया और SRD में बिल्कुल कम परफॉर्म कर दिया और TAD में बहुत अच्छा कर दिया। देयर इज अ फ्लो, एंड एवरी असेसर, हर असेसर, चाहे वो तीनों में से कोई भी हो, वो कभी भी ना एक डेटा पॉइंट पे डिसीजन नहीं लेता, वो उसको कंफर्म करता है, रिकन्फर्म करता है, रिबट करता है कि हो सकता है गलती से देख लो। तो यही वो आपका जो एंट्री वाली बात आती है कि 16 साल का बच्चा है, उसने कोई प्लैंक उठाते हुए या कुछ करते हुए किसी को गलती से लग गया, तो उसने सॉरी नहीं बोला, तो और कितनी जोर से लगा, क्या हुआ। अब यही अगर 30-35 साल का इंसान करता है तो हम देखते हैं कि भाई ये तो कॉमन कर्टसी जो उसको तब तक उसने सीखी होनी चाहिए। एक टीनेजर से तो चलो थोड़ा सा वी कैन एक्सेप्ट। तो साइकोलॉजिस्ट ये सब चीजें देखे उसका एक प्रोसेस जो अपना है उनका, उसमें एक पर्सनालिटी का निचोड़ता है। तीनों का पैरामीटर सेम है, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। एंड एक कैंडिडेट को एक ही साइकोलॉजिस्ट असेस करता है, एक कैंडिडेट को एक साइकोलॉजिस्ट असेस करता है, एंड इट्स अ मैंडेट कि अगर कोई दोबारा आता है, जनरली ये भी कोशिश का यकीन किया जाता है कि वो दोबारा उस SSB में न जाए। अगर चला भी जाए तो उस कैंडिडेट को कोई दूसरा असेसर कभी असेस नहीं करेगा। मतलब सेम साइकोलॉजिस्ट असेस करेगा, सेम साइकोलॉजिस्ट, सेम इंटरव्यूइंग ऑफिसर, सेम GTO, वो कभी भी नहीं असेस करेगा। अच्छा, वो सेम नहीं करेगा। सेम नहीं करेगा। अगर मैं 10 बार जाऊं तो 10 अलग अलग लोग मिलेंगे। ओके। इनफैक्ट कई बार होता है, 1-2 बार हुआ ऐसा, कैंडिडेट सुबह हम जब ब्रीफिंग कर रहे होते हैं तो कैंडिडेट मैंने पूछा उससे कि हम जनरली डायरेक्टली नहीं पूछते हैं कि भाई, क्योंकि वो थोड़ा सा ना उसका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना हो, कि कोई है जो मेरे पास पहले था, तो कोई है जो पहले यहाँ आया था, फिर वो बोलते नहीं सर, बोलते कोई है जो मेरे पास था, बोलते नहीं सर। तो मैंने फिर वैल्यू से पूछना पड़ा कि आप आए थे ना यहाँ पे? हाँ सर, वो सर, यस सर, मेरे को अब याद आ गया। तो देन आई हैड टू चेंज। एक्चुअली फॉर्चुनेटली टेस्टिंग शुरू नहीं हुआ था, तो शुरू में ही देख लेते हैं। तो फिर देन आई हैड टू चेंज एज अ GTO। आई वेंट टू द अदर बैच एंड दैट GTO हैड टू कम। दिस इज अ एथिक्स एंड मोरालिटी दैट वी ऑल फॉलो, कि वी विल नॉट असेस, बिकॉज अब जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं गाड़ी खड़ी थी और वो जो केस जैसे मैंने आपको बताया, अब वो दिमाग में रह जाएगा किसी के, तो उसने तो पहले ही उसके तरफ बायस हो जाएगा उसका। तो साइकोलॉजिस्ट ये सब देखने के बाद
उसका भी काम है कि पूरी पर्सनालिटी को उसने क्वांटिफाई करना है। तो ये जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, इनको भी एक बैंड में डाल देते हैं हम, 1 से लेके 15 तक, और उस जो स्केल में हम डालते हैं जिसमें अलग अलग शेड्स होते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये बहुत खराब है, अगर लेमैन भाषा में समझे तो। उसके बाद वो उसको उस नंबर पे डाल के उसको क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई मतलब कि उसको मार्क्स देगा, टोटल उसकी पर्सनालिटी के मार्क्स देगा कि वो किस लेवल पे है। So this is what the in all the 3 psychology also does this. सर ये साइकोलॉजी टेस्ट पास करने के लिए अगर एक सिंपल सा गाइडेंस देना हो कि ये गुरु मंत्र है, इसको आपने फॉलो करना है, जैसे स्क्रीनिंग का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर? तीनों टेस्ट, तीनों टेक्निक्स को पास करने के लिए मैं बोलूँगा सबसे पहले तो कि बी योरसेल्फ, नो मैटर हाउ बैड यू थिंक यू आर, स्टिल बी योरसेल्फ। डोंट मतलब कहीं इधर उधर कुछ बनावटी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसका भी एक प्रोसेस है। तो अगर आप पहले में करोगे, आप बोलोगे अच्छा ये वर्ड है, तो आप हो सकता है चैट जीपीटी से पूछो, टेम्पल गिव मी द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर एसएसबी। इट्स अ सिंपल थिंग कि कोई पूछ भी सकता है, और वो 4 रिस्पॉन्स देगा, आप उस रिस्पॉन्स को याद भी कर लोगे, और कितने, और आप फेल कर दोगे उसको, और आप क्या करोगे चैट जीपीटी फेल। वो उसमें से निकालेगा अच्छा टेम्पल मतलब मदर, और वहीं वो एक फोटो देख रहा है जहाँ पे मान लेते हैं कि उसका रिलेशन मदर के साथ उतना अच्छा नहीं है या कुछ है, वो फोटो देख रहा है, बोल रहा है कि मैं वहाँ पे एक आदमी था जो लिकर पी के अपनी वाइफ को पीट रहा था, बच्चे ने आके उसको बचाया, समथिंग लाइक दैट। सी एवरीथिंग हैज टू फ्लो इन अ सीक्वेंस, और वो फ्लो तभी करेगा जब आप यू आर ओरिजिनल एंड यू आर ऑनेस्ट। आप ना एसएसबी को बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये तो करियर है। जैसे मैंने आईटी के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो मैं क्या करूँ, किसी के साथ ट्रेनिंग ले लूँ और वो आईटी मुझे बता देगा कि मेरी टेक्निकल स्किल कैसे है, क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं टेक्निकल स्किल के बारे में, कि ये कोडिंग कैसे करोगे, वो एल्गोरिथम कैसे बनाओगे। एसएसबी में ऐसा कुछ है ही नहीं पैटर्न। द ब्यूटीफुल पार्ट इज जो सिचुएशन भी दी है, इट इज एन ओपन एंडेड सिचुएशन। उसमें कहीं ये नहीं दिया हुआ आपको इसको किस तरीके से करना है, तो हर एक का तरीका अपना अलग है। तो या तो आप इतने तेज होने चाहिए, इतने समझदार होने चाहिए, इतने परिश्रमी होने चाहिए, इतने चटक होने चाहिए कि आप सभी के लिए सबको बेवकूफ बना सकते हो, सब में कुछ वो लिख सकते हो कि सब कुछ अच्छा है। तो उसके बाद तो आप वैसे ही डिजर्व, उसके बाद तो फिर आप डिजर्व करते हो, क्योंकि एक्चुअली में हमारे जो लेट्स अगर हम इसे पैरेलल ड्रॉ करें, जो हमारे कोवर्ट टॉप्स में जो इतनी तैयारी करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो छलावा, मतलब वो एक सामने अपने टेररिस्ट को या जो दुश्मन को बेवकूफ ही तो बनाने की कार्रवाई है ना, कि वो पता ही ना चल पाए कि उसी वही आदमी जो सेम यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो उसमें जाके उनके साथ मिलके, मतलब आई थिंक आप ही लोगों की किसी उसमें मैंने देखा था कि जो बंदा तैयारी करता है साल 1.5-2 साल कई बार लग जाते हैं, आपके शरीर से वैसी गंध आनी चाहिए। तो इट इज समथिंग लाइक दैट ना, यू हैव टू बी, मतलब इतना तेज होना चाहिए। और इतना तेज अब क्या ज्यादा आसान है, उतना तेज बनूं कि मैं सबको बेवकूफ बना सकूं, या मैं सिंपल रहूं। कि मैंने आज तक मेरे जितने भी एक्सपीरियंस में, मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने ओरिजिनलिटी दिखाई हो और उसको किसी ने बिल्कुल, अगर वो बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल ही अगर इंटेलिजेंस या किसी चीज में नहीं है तो नहीं किया, अदरवाइज 99% वो बच्चा रिकमेंड ही हुआ है। प्रॉब्लम इसकी कोई ओरिजिनल बनना ही नहीं चाहता। आज सब चाहते हैं कि सर अगेन मैं एज आई अंडरस्टैंड मैं व्यूअर्स को ये क्लियर करना चाहूंगा कि आप ओरिजिनल बने रहिए, बट क्योंकि आप ओरिजिनल हैं आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसका गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी तो लीडरशिप क्वालिटी ढूंढने के हैं। करेक्ट, गारंटी। बट हाँ, अगर आप कोई और बनने की कोशिश कर रहे हैं तो चांसेस ज्यादा है कि आप पकड़े जाओगे, आपका मिसमैच हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे। करेक्ट। तो आपका ओनली चांसेस कि आप ओरिजिनल बने रहो, आपके बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे चांसेस अगर आप ओरिजिनल बने रहोगे। बट सिर्फ ओरिजिनल है इसका जरूरी नहीं है कि आप लीडर भी बनने लायक हैं। अगेन, और आप अगर लीडर बनने लायक है ही नहीं तो देयर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू एक्चुअली इफ यू लुक एट इट। वही जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अगर मैं ओरिजिनल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कहीं कोई दिखाया कि डेड बॉडी पड़ी है तो मैं बोलूँ नहीं वहाँ पे ये तो प्ले चल रहा है या नुक्कड़ नाटक चल रहा है, और उस तरीके का। सी आई हैव टू बी ओरिजिनल बट एट द सेम टाइम आई हैव टू बी सेंसिबल टू द एनवायरनमेंट ऑल्सो। कि अगर किसी ने ग्रुप डिस्कशन में या कुछ तरीके से बोला, तो मैं अगर वो किसी ने मुझे इंटरप्ट कर दिया और मैं ओरिजिनल मतलब कि मैं तो किसी की सुनता नहीं हूँ घर में, बोलो अरे मुझे खत्म नहीं करने दिया तुमने, यू कांट डू दैट। यू हैव टू बी सेंसिबल टू द फैक्ट कि यू आर इन अ फॉर्मल एनवायरनमेंट, बट नॉट फॉरगेट कि ढूंढ रहे हैं आपके ऑफिसर क्वालिटीज। करेक्ट। तो वो अगर नहीं है, आप मतलब ओरिजिनल है बट
अगर वो नहीं है तो नहीं है तो नहीं। अभी मतलब वैसे ही बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, अमिताभ बच्चन, और अभी रिसेंटली जयदीप अहलावत का रिसेंट वीडियो जो आया, एंड टुडे ही इज एट सम अदर प्लेस। मैं इससे ना आपको एक और मैं इसी से रिलेटेड एक और चीज, there's nothing wrong in this actually, सी लुक एट, सो वही जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि मेंटरशिप की, हमारा बेसिक मुद्दा उस बच्चे को मेंटरशिप देने का यही है कि see on that particular day, see finally it is Tendulkar, maybe he was a great sports person, but यही अगर पहले 10 20 50 टेस्ट में उसको कुछ चोट लग जाती, उसकी तबीयत खराब हो जाती, तो he wouldn't have been as great as later on that is turned out to be। अब आप सुबह गए साइक टेस्ट वाले दिन, मान लेते हैं आपको बुखार हो गया या आपकी कहीं आपकी शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मान लेते हैं लोग, मतलब एज स्टूपिड एज कि अगर आपके मॉर्निंग रूटीन ठीक से नहीं हुआ तो आपका बोलते हैं ना पूरा दिन खराब जाता है, एंड इट्स एज सिंपल एन एग्जांपल लाइक दिस। और आप वहां टेस्ट देने बैठे और आपके पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू होगी क्योंकि रात को आपने वहाँ कैफेटेरिया में कुछ गलत खा लिया था या रेलवे स्टेशन में कुछ गलत खा लिया था। नो इट्स लाइक इट इज एज सिंपल एज दैट। सो अपने आप को ये नहीं कोसना कि हाय मैंने वो क्यों किया, ये करना है कि मैंने तैयारी जो मैं कर रहा हूँ वो जिंदगी के लिए कर रहा हूँ। एसएसबी भी मेरा आएगा, वो मेरा एक ड्रीम है, मेरा एम्बिशन है, और उसकी मैं थोड़ी ज्यादा तैयारी कर रहा हूँ। अगर वो मेरा नहीं होता देन आई गो इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बट कौशल में एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि इसकी तैयारी हमने इसीलिए उस लेवल की कराते हैं उनको कि अभी आप लिंक्डइन पे जाइए, जो एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, उसमें आप सर्च करिए ऊपर एसएसबी रिकमेंडेड और पीपल सर्च करिए, आपको हैरानी होगी किसी भी आर्म फोर्सेस ऑफिसर ने एसएसबी रिकमेंडेड नहीं लिखा क्योंकि अंडरस्टूड है, बट देयर विल बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो लिखते हैं एसएसबी रिकमेंडेड, एंड देयर आर सीनियर लीडर्स, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। आप सोचिए कि इतनी ज्यादा वैल्यू एसएसबी रिकमेंडेड की है। कई लोग मेरे से बात करते हैं कि सर मेरे को हाइट से डर लगता है, मेरे को डेप्थ से डर लगता है, मैं तो कर नहीं सकता, मेरे को तो बिजनेस करना है, मुझे एआई इंजीनियर बनना है। लेकिन तो आप कुछ भी करो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, आप इंजीनियरिंग करो, आप कॉर्पोरेट की नौकरी लो, चाहे आप आर्म फोर्सेस में जाओ, अगर आप एसएसबी एक बार रिकमेंड हो जाते हो, मतलब आई हैव हर्ड पीपल कि हमें फंडिंग आराम से मिल जाती है अगर हमारा, क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर ना, योर टीम स्पिरिट, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, दैट प्रूव्स दैट यू आर अ टीम पर्सन। एंड ठीक है, आपने नहीं ज्वाइन किया फॉर सम रीजन व्हिच कैन बी, यू मे बी मेडिकली अनफिट आल्सो, इट कैन बी एनी रीजन, बट एवरीबडी शुड अटेम्प्ट दिस, क्योंकि आप अटेम्प्ट करोगे तो आप तैयारी करोगे, और अगर आप तैयारी करोगे और तैयारी आपकी अच्छी है तो यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। एंड ये मेरा मानना है। एंड इनफैक्ट मेरा एक बच्चा आईआईटी दिल्ली क्रैक करा है उसने। एक्चुअली हुआ क्या कि हम उसकी ट्रेनिंग करा रहे थे और उसका मुझे पता चला वो दूसरी बार आया है। तो हम क्या करते हैं, मैं ऐसे नहीं कि मतलब ट्रेनिंग करा रहे, हम उसको बीच में भी मैं उसको बताता हूँ कि यू नो आप यहाँ गलत जा रहे हो, आप ये ट्राई करो, बिकॉज एक्सपीरियंशियल है ना, जैसे मैंने बताया मेंटरशिप है। तो मैंने उसको ऐसे बुलाया कोने, मैंने कहा यार आप ना हमारी मिड टर्म काउंसलिंग टाइप हम एक करते हैं, जैसे कोर्सेज में होता है ना मिड टर्म काउंसलिंग की, चार्ली में जा रहे हो बेस्ट स्टूडेंट के लिए, तो मैं मिड टर्म काउंसलिंग भी हम करते हैं। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार देख, देखो मैंने इतनी बार समझा रहा हूँ कि तू ना यू आर सो इंटेलिजेंट, बट बिकॉज यू आर सो इंटेलिजेंट यू आर थिंकिंग एवरीबडी एल्स इज नॉट नोवेयर नियर यू, और वो तेरे बॉडी लैंग्वेज, तेरे एक्सप्रेशन, तू कोशिश कर रहा है, बट वन कुड सी यू ऐसे ना, मतलब वो ही वाज वेरी विजिबली कोशिश कर रहा है, करेक्ट। एंड ही गिव्स मी अ कॉल आफ्टर 6 months कि सर मैंने आईआईटी दिल्ली क्रैक कर लिया, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं आज तक जिसके पास भी गया उसने मुझे बोला बेटा इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, 6 महीने बाद दूसरी एंट्री देना, टीएस देना, फिर ग्रेजुएशन के बाद ये देना, कि मेरा ये ड्रीम था। आप अकेले हो जिसने बताया कि भाई इतनी हमने तेरे पे भी मेहनत कर ली, तू ये मत कर, यूज योर इंटेलिजेंस एल्सवेयर। And right now he's doing engineering at IIT Delhi because his caliber was that way. सर जब हम बात कर ही रहे हैं तो ये बताइए एसएसबी अगर क्वांटिफाई करें कितनी डिफिकल्ट है? अराउंड 16 से 17 लाख बच्चे रिटर्न के लिए अपीयर करते हैं साल में, ऐसे मान के चलते हैं, मतलब जनरली आई थिंक एग्जैक्ट फिगर ही 15 लाख के करीब मान लेते हैं रफली, ठीक है। तो बच्चे अपीयर करते हैं, 8000 बच्चे उसके बाद एसएसबी के लिए जाते हैं, तो उसमें से 15-16 लाख में से 8000 जनरली 6, मतलब अगर टोटल देखें जो यूपीएससी एंट्री है, एनडीए और सीडीएस मिला के, तो अराउंड 8 से 9.5 लाख के करीब लोग अपीयर करते हैं हर साल।
उसमें से 8 से 9,000 का जो शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। जैसे एनडीए के जैसे इस बार 8,000 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, और उसी तरीके से जो अपना सीडीएस है उसके भी उस 8,000 में से जो एनडीए वाले हुए थे उसमें से 792 यानी कि 800 के करीब की मेरिट लिस्ट बनी थी। उस मेरिट लिस्ट में भी 400 बच्चे ही अंदर जाएंगे, तो ऑब्वियसली 0.05% के आसपास है। तो आप इमेजिन करिए अब क्यों नहीं कोई लिखना चाहेगा एसएसबी रिकमेंडेड। even if he is not come in merit, he is been medical doubt, but वो SSB recommended तो उसके साथ पूरी जिंदगी चलेगा वो। मतलब 200 में एक आदमी। It's like a PABT वाला। आपने एक बार पास कर लिया तो कर लिया। सर GTO की बात करते हैं फिर। ये सबसे कंफ्यूजिंग सा है सर, बाकी का तो फिर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आता है। एक्चुअली ना GTO थोड़े शरारती, मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा, थोड़े शरारती भी होते हैं। GTO जैसे मैंने पहले बताया कि ये तो बच्चा एक बार या बच्ची जो भी आता है वो एक बार उन्होंने टास्क करना है। 9 टास्क होते हैं इसके अंदर। पहले दिन तो कुछ टास्क होते हैं, अगले दिन कुछ टास्क होते हैं, 2 दिन में डिवाइडेड होता है। तो जितना डिटेल में GTO एक कैंडिडेट को देखता है, किसी और के पास वो मौका ही नहीं है उसको देखने का। साइकोलॉजिस्ट तो सिर्फ डोजियर देख रहा है, वो तो कैंडिडेट से मिल नहीं रहा। और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है उनके पास 45 मिनट से 1 सवा घंटा इतना ही मैक्सिमम को टाइम, मतलब उसकी एक अनएंडिंग नहीं हो सकता। GTO के पास पूरा 9 टास्क में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 से 6 आवर्स टोटल उनके पास होते हैं उसको देखने के लिए, और वो अपने कंफर्मेशंस को बट रिबट और वो सब कर सकता है। बट वो जो मैनिफेस्टेशन ढूंढ के निकालना, मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं, जैसे अभी आपने हाथ ऐसे रखा अपना कि आप कुछ सोच रहे हो एंड आपकी आंखें मेरी तरफ हैं, बिल्कुल यू आर फोकस्ड। अब नाउ ये भी हो सकता है, अब आप देख रहे हो मैं आपके फोरहेड और सर की तरफ देख रहा हूँ, या मैं आप मतलब कहने को तो मैं आपकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, बट मैं ध्यान एक्चुअली दे नहीं रहा, मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ अपना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, जब GTO इन चीजों में नोटिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए GTO बनना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक्चुअली मैं जिस साल बना था 2014 में, तो पूरे साल में सिर्फ 2 ही GTO बने थे, एक बैंगलोर के और एक मैं यहाँ पे हूँ। और इसका कारण ये नहीं है कि बनाना नहीं चाह रहे, इसका कारण सिर्फ ये है कि ये इतना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आपके अंदर या तो वो नैक है, या तो आप इतने ऑब्जर्वेंट हो, आप पता कर रहे हो कि क्रिकेट के अंपायर टाइप हर कोई नहीं बन सकता। और आजकल अंपायर को भी तो वो DRS और वो सब मिला हुआ है, GTO के पास तो वो भी नहीं है। एंड GTO किसी को पूछ भी नहीं सकता, वो ये भी नहीं पूछ सकता अच्छा ये सोल्यूशन किसने दिया, बिकॉज एंड दैट इज द रीजन जल्दी GTO क्या है, काला चश्मा लगा के, मतलब एक सनग्लासेस लगा के, इवन अगर कई बार ओवरकास्ट भी होता है ना, मतलब बादल होते हैं बहुत ज्यादा, फिर भी उसको लगाना पड़ता है, बिकॉज ही डजंट वांट द कैंडिडेट टू सी वेयर इज ही लुकिंग एट। क्योंकि मैंने एक टाइम पे आपको देखना है, आप एक्शन कर रहे हो मान लेते हैं, आपके एक्शन को देखना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखना है, इनका भी देखना है कि इनका रिएक्शन आपकी तरफ क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे पास एक आए श्रीमान, तो मुझे ना बच्चों के नाम नहीं याद रहते थे, बट शक्लें मुझे याद है और एनेक्डोट्स कुछ जो होते हैं दिमाग में छप जाते हैं, जैसे हमारे। तो ये इन्होंने ग्रुप डिस्कशन में ठटाक इतने डेटा पॉइंट्स, ये इकॉनमी बिल्कुल ना इन्होंने, बट ये क्या करते थे, पॉइंट दिया चुप हो गए, पॉइंट दिया चुप हो गए, फिर किसी ने इनको इंटरप्ट किया तो भी ये चुप हो जाते थे, ये ऐसे बोलते थे लेट मी कंप्लीट, कुछ सिंपल, मतलब वेरी मैकेनिकल। फिर उसके बाद अगले टास्क में गए तो भी यही सोल्यूशन बताया, फिर पीछे हो गए। तो ये ना हर पूरे टास्क में उस तरीके से करते रहे। तो आई हैड अ सीरियस, एक बार देखा, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो आई सॉ दैट ही इज नॉट वेरी पार्टिसिपेटिव इन द ग्रुप, देयर इज सीरियस लैक ऑफ कोऑपरेशन, कि अपना काम जब तक है तब तक कर लिया, जब कहीं दूसरे कुछ कर रहे हैं तो बस मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया, अब थैंक यू सो मच, बाकी तुम देख लो। और वही हुआ जब हमारा एक कमांड टास्क होता है, उसमें नोबडी, किसी ने इनको बुलाया नहीं हो, या एक आध किसी ने बुलाया होगा। नाउ व्हेन वी वेंट टू द कॉन्फ्रेंस जो हमारा लास्ट होता है, तो क्योंकि अब ऐसे इतने इंटेलिजेंट इंसान को रटना और सिखाना आसान है, बट मेंटर करना मुश्किल है, क्योंकि वो वही करेगा जो उसके अपने मन में है। और GTO में क्या होता है, जो सीखा पढ़ाया होता है ना, वो जल्दी वो पकड़ में आ जाता है। इवन इफ यू आर, पता नहीं कितने भी आपने तैयारी कर रखी होगी, आपकी ना, आप अपनी बॉडी, वो कहते हैं ना आंखों के ऊपर इतने गाने इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि आपके ना झुटला नहीं सकते उसको, क्योंकि अगर आप बदमाश हो तो आप बदमाशी रहोगे। तो ये श्रीमान अंदर आए और तो ऑब्वियसली इंटरव्यूइंग ऑफिसर साइकोलॉजिस्ट ने बहुत हाई मार्क्स दे रखे थे इनको, और मैंने इनको एक बहुत कम, सबसे कम मार्क्स दे रखे थे। मतलब मैंने अगर 1 मार्क कम होता तो वीटो पावर एक होती है हमारे पास, कि फिर वो कैंडिडेट डिस्कशन में भी नहीं आता, तो मैंने वो वीटो यूज नहीं की थी,
बट मैंने उनको बहुत कम मार्क्स दिए थे। ये आए, इनके आने से पहले चर्चा हुई, आपस में बातचीत हुई कि क्या हुआ क्या, तो मैंने कहा सर ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपना है। ऑब्वियसली हमने जिस तरीके का हमारा प्रोसेस होता है आपको मैं सारांश में बता रहा हूँ कि, तो उन्होंने कहा नहीं यार, क्योंकि उन्होंने इतने हाई मार्क्स दिए हुए ऑब्वियसली। एंड देन दे सेड कि, मैंने कहा सर आप इससे बस इतना पूछिए इसने दोस्त कितने बनाए हैं यहाँ पे। एंड जैसे ही वो अंदर आया, पहले जो और कैसे हो क्या है, बैठा, उससे पूछा कि और हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मेक, तो उसका सिंपल सा एक लाइन का आंसर था, आई डोंट लाइक मेकिंग फ्रेंड्स। उसने अपना पता वही कर। अगेन ये जीटीओ को ना ये चीजें देखना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि ग्रुप में चीजें करा रहा है। दूसरा आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक श्रीमान नासा से इंटर्नशिप करके आए थे, दैट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में कहीं गया होगा नासा से, तो मैंने एक दो टास्क में देखा वो दूसरा बोल रहा है तो वो सो गया। टाइम यूज कर अपना, वो कि बोल रहा है कि भाई मुझे क्या लेना है। अब ना ऑब्वियसली मैंने आपको बोला ना, हम खाली उसको नहीं देखते जो कर रहा है, हम बाकियों को भी देखते हैं कि बाकियों का रिस्पॉन्स उसकी तरफ कैसा है। एंड दिस पर्सन इज स्लीपिंग। एंड फाइनली वही हुआ कि क्योंकि अब ऐसे जनरली ना क्या है, इनकी जो बेसिक इंटेलिजेंस लेवल होता है वो तो हाई होता है, तो और ये थोड़ा सवाल जवाब भी अच्छे से कर लेते हैं, तो बाकी अब वही वहाँ के जीटीओ बदनाम हो जाता है कि तुम पास नहीं करते और बाकी लोग पास कर देते हैं। बट जीटीओ के अब आंखों से देखिए, अब दूध में मक्खी पड़ी होगी तो मक्खी निकाल के दूध तो कोई पिएगा नहीं, कॉमन सी चीज है। एक और मैं आपको इसका बताता हूँ, एक श्रीमान थे जिन्होंने क्या किया, जैसे कोई भी उनको, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कौशल कि आपके माध्यम से ऐसा नहीं है कि कोई अंधेर नगरी है कि आंख बंद की, अच्छा ये सुंदर है इसको रख लिया, ये सुंदर नहीं है इसको नहीं रखा, ये स्टड लगता है ऐसे रख लिया। दिस इज लॉट ऑफ प्रोसेस बिहाइंड दिस। तो ये शुरू में क्या करा इन्होंने, जब पहला टास्क जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें जैसे आप बोल रहे हो, मान लेते हैं आप वो कैंडिडेट हैं और मैंने आपको इंटरप्ट किया, जैसे इंटरप्ट किया आप पीछे हो गए, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, ये बताता है, एक होता है पोलाइटनेस में, दूसरा होता है कि मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं अपनी बात पे और अपने पॉइंट पे डिफेंड कर सकूं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। पूरे टास्क में मैंने यही देखा। और फाइनली जब हम पहुंचे, इंसिडेंटली कई बार ऐसा होता है कि जीटीओ के साथ ही ऐसी चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि बाकियों ने रिकमेंड किया हुआ था और मैंने रिकमेंड नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा सर ये तो इसके अंदर तो बिल्कुल ये तो अपने आप ही बैठ जाएगा, भागी, ये तो उठेगा ही नहीं, उसके बाद बोलेगा, मतलब जैसे हमने कैंप में देखा ना, काफी लोगों को गोद में उठा के लाना पड़ता है और डिफेंड हिज आइडियाज की, ये कहने का ये रीजन है। करेक्ट। तो इनसे पूछा गया कि मान लो तुम जा रहे हो कहीं घूमने, तुम लोग सारे इकट्ठे हुए हो और क्या हो गया, एक ही ऑटो है और उसके अंदर सिर्फ एक ही विक्रम है और उसमें सिर्फ 9 लोग जा सकते हैं, 10वां नहीं जा सकता, तो क्या करोगे। अच्छा, ही वॉज नॉट अ बैड पर्सन, बट हमें बैड गुड अगली तब देखेंगे जब पहले अपने अंदर इतनी मादत होगी, वो ट्रेनिंग पूरी कर सकेगा। सी वी एसएसबी में क्या होता है कि आप आज का लेवल देखते हो प्लस आप प्रिडिक्शन भी करते हो कि कल ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट कितना आएगा, या ऊपर जाएगा कि उल्टा नीचे आएगा। तो इन्होंने सिंपल सा जवाब दिया, सर फिर मैं नहीं जाऊंगा। ही डिड नॉट थिंक कि मैं दूसरा विक्रम कर लूं, दोनों 5-5 में बढ़ जाएं। ही डिड नॉट थिंक कि एक छोड़ के वापस आ जाए, मतलब उसने कोई और सोल्यूशन नहीं निकाला, सिंपल सा सोल्यूशन निकाला कि मैं जाऊंगा ही नहीं। अच्छा, फिर वही होता है कि मैं अकेला हूँ, मैं नहीं जाऊंगा 9 में से, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूंगा। बट सेक्रीफाइस भी तो खराब तो नहीं है कौशल। अगर मैं आपसे अभी देखिए मेरे सवाल पूछने का, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप सब 4-10 घूमने जा रहे हो, तो आप अब ये इम्प्रैक्टिकल भी तो है ना बहुत ज्यादा कि आप घूमने जा रहे हो, आपको एक विक्रम में 9 लोग जाने हैं, क्या और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। और फिर आपसे फिर दोबारा पूछा उन्होंने, नहीं जाना सबको है, आपका भी तो मन कर रहा होगा। हाँ सर मन कर रहा है। फिर सर जगह ही नहीं है। हिज रिप्लाई वाज जगह ही नहीं है। तो उसने सारी चीजें वो करी कि भाई मैं नहीं करूंगा। फिर फाइनली उसको हाथ पकड़ के लेके भी गए घूमने के लिए जो सवाल पूछ रहे थे, और उसके बाद उससे बोला कि अब क्या हो गया, बोट में सिर्फ 5 लोग रह गए, एक बोट में 5 लोग, मिनिमम 5 लोग जाने ही जाने हैं, और सॉरी 4 लोग और अभी 2 लोग बच जाएंगे। कहता सर एक मैं रुक जाऊंगा, किसी और को रोक लूंगा। मतलब हर जगह हम स्विमिंग कर लेंगे सर, बोट में क्यों जाना है। सो अगेन सैक्रिफाइस करने को तैयार था। करेक्ट। अब सैक्रिफाइस आप कह रहे हैं, जैसे आप देखेंगे एज अ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, मैं ये देखूंगा कि आपके अंदर इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव तो निकालो। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं पहले जाके बैठ जाऊंगा, फिर जो आएगा था। नहीं, इसका एक और सिंपल तरीका है, मैं लॉटरी कर लूंगा,
10 में से 9 की लॉटरी निकाल लो, 50 चीजें हो सकती हैं, बट यू कांट जस्ट गिव अप बिकॉज किसी ने इंटरप्ट किया था तो मैंने गिव अप कर दिया था ना। वही मेरी हालत आज भी है। तो जैसे ही मेरे को बोला गया उस पोस्ट को कैप्चर करना है और मैंने देखा कि भाई मेरी लेवल में रोक आ गया, बोला मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे को बोल दूंगा कि चलो जाके तुम कैप्चर करो, बिकॉज आई एम नॉट अ सोल्यूशन फाइंडर, आई एम नॉट डिटरमिन्ड इनफ टू टेक इट टू द लॉजिकल एंड, आई एम जस्ट देयर कि चलो भाई अपना हो गया तो चल जाएगा। तो इस तरह के ना काफी केसेस जब सामने आते हैं, तो इसीलिए जीटीओ क्या करता है, लास्ट में ना जीटीओ के बाद अगले दिन इंटरव्यू, मतलब अगले दिन कॉन्फ्रेंस होती है। जीटीओ का जो थर्ड और फोर्थ डे जीटीओ के टास्क होते हैं। अब उस टाइम पे ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि हम लोग भी आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, तो वी डोंट वांट एनीबडी शुड गो कि भाई दिल टूटा हो या कुछ भी है, क्योंकि ये भी होता है एक डर कि वापस जाके आजकल तो हमारी जो जेन जी है वो गदर करने के लिए भी बहुत तैयार रहती है। मैं हमेशा जिसको सबसे कम मार्क्स देता था उसकी सबसे ज्यादा तारीफ करता था, कमांडर वेरी वेल डन, यू हैव बीन एबल टू कंप्लीट द टास्क वेरी वेल इन टाइम। अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, वो बेचारा सोचता है मेरे को जीटीओ ने सबसे ज्यादा पास कर दिया था। जब कॉन्फ्रेंस में जाएगा वो पूछते हैं उससे कि तो which was the best technique you think you have performed the best and worst? So GTO was very good, psych was bad or something was bad. See, हम यहाँ ब्राउनी पॉइंट्स के लिए नहीं है, बट क्या होता है उसको भी हम ये नहीं चाहते महसूस कराना कि तुम पास हो, कि तुम फिर सिर्फ जीटीओ से ही उसको पता चल सकता है, क्योंकि उसने ना अपनी पूरी परफॉर्मेंस देखी होती है। जो साइकोलॉजिस्ट का डोजियर तो हो गया, उसको ज्यादा पता नहीं चलेगा। इंटरव्यू ऑफिसर सवाल पूछ रहे हैं, जवाब कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इंटरव्यू ऑफिसर भी कभी उसको महसूस नहीं कराएगा कि तेरा इंटरव्यू अच्छा गया कि बुरा गया। अब जीटीओ में क्या होता है, वो खुद ही देख रहा है अपनी परफॉर्मेंस कि मैं आइडिया दे पाया, नहीं दे पाया, कैसे कर पाया, नहीं कर पाया, और उसको बाकी उसके दोस्त यार भी बताए थे अरे तूने गलती की, तूने गलती की, तो वो सबसे ज्यादा उसका मोरल ना वहीं डाउन होता है। तो इट इज अपॉन अस ऑल्सो, बिकॉज सी फाइनली वी ऑलवेज टेल, जैसे आपने बोल रहे थे कि इट इज you are not made for this, it is as simple as that, you can pursue any other path। और हमारी डिब्रीफिंग होती है क्लास में जीटीओ में, उसमें भी हम यही बताते हैं कि this is one field that you could have chosen, you may or may not be मतलब eligible for this। रिजल्ट बताते हैं सर? जीटीओ रिजल्ट नहीं बताता उसमें जी, रिजल्ट फिर हम अगले दिन कॉन्फ्रेंस के बाद बताते हैं। सर ये बताइए, कभी आपने ये बताया कि बाकी लोगों ने यस बोल दिया और जीटीओ ने ना बोल दिया तो उसको ना कर दिया, कभी ऐसा हुआ कि बाकी लोगों ने ना बताया और जीटीओ ने बोला कि नहीं ये बंदा लो? सो कौशल, आई थिंक आई जस्ट पुट इट इन पर्सपेक्टिव, जीटीओ कोई डमी भगवान नहीं है वहाँ पे, तीनों असेसर्स इक्वल है। जीटीओ का मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट वो है, बिकॉज तीनों का इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जीटीओ में क्या होता है, वो ना अपनी परफॉर्मेंस सामने देख रहा है, उसको उसके दोस्त यार भी बता रहे हैं। अब उस बच्चे को नहीं पता कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ इस चीज का। एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फाइनली एक टास्क के अंदर आके, लास्ट जो हमारा टास्क होता है कमांड टास्क, उसमें किसी ने नहीं बुलाया उसको, एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब क्या हुआ कि उसको उससे पहले ना एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एक टास्क होता है हमारा, उसमें उसका पैर मुड़ गया था, और जब हम उसकी बारी आई, मैंने उसको बुलाया, जब उसको बुलाया गया तो 2 लोग उसको कंधे पे सहारा दे के आ रहे थे। अब कई बार अब अगर मान लेते हैं उसे कुछ भी ना हुआ हो, जैसे कई बार हमने देखा है स्पेशली जो बच्चे हमारे थोड़े से शाय होते हैं, टिमिड होते हैं, थोड़े से जो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने कुछ नहीं बोला तो लोग उनको पहले ही बता देते हैं कि अरे तूने कुछ बोला नहीं, तू तो यार तेरा तो कोई चांस नहीं है। अब ये ना वो सामने देख रहा है, उसको फीडबैक रेडीमेड मिल रहा है, लाइव फीडबैक उसको उसके दोस्त यार दे रहे हैं। तो कई बार आप जैसे हम उनको ब्रेक देते हैं तो सुनेंगे भी वहां पे, तू मुझे क्यों नहीं बोलने देता, तू मुझे क्यों नहीं करता, तो वो एक उनका आपस में भी चल रहा होता है सब कुछ। जीटीओ मुश्किल इसलिए। मेरा क्वेश्चन अलग था, मेरा क्वेश्चन था कि क्या कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया होगा कि बाकी लोग उसको ना कह रहे हैं और यू फील वेरी स्ट्रांगली कि इसको करना चाहिए? That's what I said, तीनों की असेसमेंट ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंटरव्यू ऑफिसर की भी, साइकोलॉजिस्ट की भी और जीटीओ की भी। तीनों के पास इक्वल पावर्स हैं, तीनों के पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तीनों की सिचुएशंस ऐसी भी आई होंगी जब एक को लगा हुआ कि ये बहुत अच्छा है, देन दोनों का हुआ कि नहीं है। अब आप स्पेसिफिक आपके सवाल पे, अगर इस पूरे सिस्टम में ना एक बहुत ज्यादा फेयरनेस कैसे आती है, फेयरनेस आती है जब जो असेस कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है, और जब तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट मतलब कुछ एथिकल होते हैं हमारे रूल्स की। हम कभी भी उस दौरान, जैसे सोशलाइजिंग भी होती है, मिलना जुलना भी होता है, हम कभी किसी कैंडिडेट के बारे में बात नहीं करते। हमारे ये एक अनरिटन लॉ है कि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई ये भी नहीं बोलता कि वो अच्छा है बुरा है, नोबडी।
बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास भी वो कैंडिडेट है, आई फील वेरी स्ट्रांगली कि ही इज़ अ गुड पर्सन, मतलब ही इज़ परफॉर्म रियली वेल विद मी, बट आपके साथ, और मान लेते हैं आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर और ये साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके साथ नहीं उसने परफॉर्म किया। तो यही जो आपने शुरू में हमने बात की थी अलग अलग क्वालिटीज़ की, हम ये देखते हैं कि किस क्वालिटीज़ में आपने उसको ज़्यादा नेगेटिविटी ऑब्जर्व की है या किस में इन्होंने की है। अगर वो ऐसी कोई क्वालिटी है जो ट्रेनिंग के बाद इम्प्रूव हो सकती है, तो आप दोनों भी बोलेंगे ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कमिंग अप, या ठीक है आई विल एंडोर्स माय रिकमेंडेशन ऑल्दो आई हैव नॉट गिवन हिम दोज मेनी मार्क्स, बट वो बेसिक पैरामीटर मीट कर रहा है, एंड बिकॉज वन पर्सन हैज रिकमेंडेड, सो आई विल रिस्पेक्ट दैट एंड आई विल रेडी टू recommend this person overall. And at the same time, if still either of you feel कि नहीं आपने इसको रिकमेंड किया हुआ है, बट मैंने इसमें बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ ऑब्जर्व की है, जैसे कोई नेगेटिविटी हो गई, क्रिटिकलनेस हो गई, या सेल्फ सेंटर्डनेस हो गई, या कोई ऐसी चीज़ हो, वो बहुत ही लो डिटरमिन, जैसे जिनका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसमें तो दोनों को रिकमेंड किया हुआ था, बाकी दोनों ने रिकमेंड किया हुआ था, और यही ना इस पूरे सिस्टम में ना एक मेथड इन मैडनेस लाता है। That is why the system is so transparent and balanced, and that is why these techniques are, although काफी पुरानी टेक्निक्स है, बहुत लोग बोलते हैं कि सिस्टम ऑब्सोलीट है, बट इसकी स्ट्रेंथ तो नजर आती है जब हमारे ऑपरेशंस होते हैं या जब हमारे वॉर्स होते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ नजर आती है जो ऑफिसर्स व्हेन दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। किसी को अगर जीटीओ की तैयारी के लिए गुरु मंत्र देना हो या तैयारी करना हो, तो वो कैसे करेगा? अगेन आई विल गो बैक टू द सेम आंसर्स जो मैंने आपको पिछली बार साइकोलॉजिस्ट के टाइप पे भी दिए थे, क्योंकि अगेन इट इज अबाउट योर मेंटल पर्सपेक्टिव, हाउ यू आर लुकिंग एट थिंग्स, हाउ यू आर लुकिंग एट। अब एक आजकल बच्चे क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर सिटिंग एट होम स्टडिंग, ये कंपटीशन निकालना है, वो कंपटीशन निकालना है। जीटीओ में टीम वर्क को बहुत ज़्यादा वी गिव लॉट ऑफ वेटेज, तो गो आउट, डेवलप योर स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट, प्ले अराउंड, घूमो, मतलब इवन इफ यू वांट टू गो आउट फॉर एन आउटिंग, गो दैट। आजकल तो बच्चे इसलिए भी नहीं जाते कि अरे नई मूवी देखने नहीं जाना, टाइम बर्बाद हो जाएगा। टेक अ ब्रेक, सी एवरीथिंग इज सपोज टू बी टाइम बॉक्स्ड। हम क्या करते हैं, हम आई थिंक मैंने 90% जो मेरे बच्चे हैं, जो पहली चीज़ मैं उनको बोलता हूँ, एक रात को टाइम टेबल बना लो जो अगले दिन फॉलो करोगे, तो उनका एक 70% ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। I said you have to study for your NDA exam, you have to prepare for your SSB, क्योंकि मैं SSB की तैयारी काफ़ी पहले उनको शुरू करवा देता हूँ। And at the same time, you don't want to ignore your 12th studies or your other things also. Even if you are a working person, जैसे हम आर्मी में बोलते हैं ना, आर्म फोर्सेज में, कि रात अपनी है। एंड ये मैं हर एक को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक जवान था, हम एक हाई एल्टीट्यूड पोस्ट में थे, और मैंने उसको हमेशा देखता था कि वो ना पढ़ता रहेगा जब भी उसको टाइम मिलेगा, मतलब जबकि आपको पता है फेंस के ऊपर सोने के लिए बहुत कम मिलता है। तो एक दिन मैंने उसको देखा रात को, जब मैं बड़ी पैर में ड्यूटी चल रही थी, तो एक बड़ी ड्यूटी दे रहा था, और ये साइड में ना इसने मोमबत्ती लगा के पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कहता साहब यही टाइम मिलता है, मेरे सोने का टाइम है, बट वो ड्यूटी दे रहा है तो मैं पढ़ सकता हूँ। ही रिटायर्ड एज एन ऑनरी कैप्टन। तो आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल कि जैसे मैं कई बार बच्चों का जब पहला टाइम टेबल आता है ना मेरे पास, 11 o'clock to 8 o'clock sleep, 12 o'clock to 9 o'clock sleep, 10 o'clock to, मैं कहता हूँ ये क्या है सर? 8 hours sleep is very important। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर 8 घंटे तुम 24 में से सोने के लिए लगा रहे हो और तुम्हारे पास 6 चीजें और है करने के लिए, तो वेयर आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग? और कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज आपने भागना है। एंड समहाउ आई थिंक आपके किसी मैंने पॉडकास्ट में देखा है कि ये जो जिम और ये सब आजकल चीजें हैं, उसमें वो मसल इंप्रूव करना और ये ना एक उम्र के बाद ठीक है। जब तक आप एक टीनेजर हो, एक ही चीज है आपके पास, वो है दौड़ना। कि अपने आप को इतना स्टेमिना डेवलप करो, आपकी बेसिक फिटनेस होनी चाहिए, पुशअप, सिटअप्स और दौड़ना। ये जो मशीनरी और ये सब आप यूज करना है वो करो, एक टाइम आएगा। नहीं बकवास है, हाँ तब आप करो। आजकल तो हम नया हुआ है सर कि गो एंड प्ले स्पोर्ट। ग्रेट, यस, गो एंड प्ले स्पोर्ट, खेलो। मैं इसमें सिर्फ यही ऐड करना चाहूंगा, मैं जनरली उनको बोलता हूँ खेलो एंड आउटडोर खेलो। उससे आउटडोर खेलो और उससे पहले एटलीस्ट 2 से 4 किलोमीटर भाग के आओ। बिकॉज गेम में क्या होता है, आप नो मैटर हाउ गुड यू आर, जब आप थक गए ना आप रुक जाते हो, बट आप एक बार भाग रहे हो। और ऐसे नहीं भागना, आपने मान लेते लाइक लॉट ऑफ लाइक गर्ल्स आल्सो, एंड आई हैव गॉट अमेजिंग एग्जांपल्स। वन ऑफ माय गर्ल्स, शी इज कम ऑल इंडिया रैंक 5, शी रिड्यूस्ड 13 kgs इन 1.5 months। 13 kgs, जबकि फीमेल हार्मोन्स होते हैं कि दे टेक लिटिल मोर एफर्ट टू रिड्यूस। देयर इज अ पर्सन हु वाज हिंदी मीडियम, he is in 3 months he is now all India rank 14।
क्योंकि उसने वही टाइम बॉक्सिंग सी, एक मेंटोर क्या कर सकता है, मुंह खोल के थोड़ी बोलेगा ये खा लो ये पी लो, वो तो खाली आपको एक गाइड कर सकता है। तो सिर्फ उसको यही बोला कि भाई तेरी ये एक प्रॉब्लम है, उसने टाइम बॉक्स किया अपना, शी वॉज अ वर्किंग पर्सन, शी वॉज अ लॉयर, तो जैग एंट्री में गई है। तो जो ये आपके उस सवाल का भी जवाब देगा कि एंट्री अलग तो नहीं होती, ये जैग एंट्री में, ये जो बच्चा गया टीएस एंट्री में, राजस्थान का एक सिंपल सा बच्चा है। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, इफ यू जस्ट मैनेज योर टाइम वेल विल बी एबल टू क्रैक। तो जीटीओ में तो सबसे बड़ी चीज है वो टाइम मैनेजमेंट, लाइक कौशिंदा सेट की वीडियो गेम नहीं खेलना, थोड़ा कुछ खेलो बट हैव योर स्टेमिना जरूर बढ़ाना है। आप 3 किलोमीटर भागते हो, कल आप 3.5 भागो, परसों आप 3.75 भागो, बट इट शुड बी टाइम्ड। कि मैंने दैट इज व्हाई व्हेन यू आस्क मी कब शुरू, मतलब कब हम शुरू कर सकते हैं, तो जितनी जल्दी शुरू करो ताकि आप ना वो एक टाइम बना सको अपना, कि मैं आज इतना भाग रहा हूँ, इतने मिनट में भाग रहा हूँ, कल मैं इतना भागूंगा, इतने मिनट में भागूंगा, परसों इतना भागूंगा, इतने मिनट में भागूंगा। तो उससे फिर आपका ना स्टैमिना डेवलप होना शुरू होगा, जो इट्स फाइनली जीटीओ में आउटडोर टास्क भी होते हैं तो जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग जीटीओ के लिए जो मैं अपने बच्चों के साथ करता हूँ एंड विच हैज फिनोमिनली वर्कड फॉर देम इज, वो उनकी जीटीओ में भी हेल्प करता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ भी हेल्प करता है, प्लस उनकी जनरल अवेयरनेस मतलब 10 गुना कर देता है। आई गिव देम टॉपिक्स एंड आई टेल देम टू मेक वीडियोस। मेरे को डेली कम से कम 30 से 40 वीडियो आते हैं और मैं डेली उनको वीडियोस को चेक करता हूँ। कई बार रात को 2-2 बजे तक वो वीडियोस आते हैं और आई कीप चेकिंग इट एंड आई कीप गिविंग माई फीडबैक कि आपने, अब उससे क्या हो रहा है जब वो खुद वीडियो बना रहा है, लुक एट द लेवल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट दैट ही इज गोइंग इनटू, लुक एट द लेवल ऑफ जनरल नॉलेज दैट ही इज गेनिंग, जनरल अवेयरनेस। अच्छा एक चीज और है, मैं उनको बोलता हूँ हाथ से मैन्यूस्क्रिप्ट लिखनी है, इट शुड नॉट बी। तो आप टॉपिक देते हैं सर कोई? मैं टॉपिक उनको, और टॉपिक भी क्या सिंपल से होते हैं, इस इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और उसमें मैं उनको बोलता हूँ हाथ से स्क्रिप्ट लिखो। नॉलेज आप कहीं से भी ले लो ऑनलाइन जाके, बट स्क्रिप्ट शुड बी इन हैंड। If you're not sending it in hand with the video, I don't check it. और then he or she makes that video and sends it. उससे क्या होता है, और अभी एक कैंडिडेट था, एक बच्चे ने यही बोला, कहता है कि सर पहले तो लगा कि कहाँ फंस गए, क्योंकि इट टेक्स एफर्ट ना आपको, हाथ से लिखने में तो आदत ही छूट जाती है। एंड आजकल बच्चे वैसे भी हाथ से बहुत कम लिखने एक्चुअली। तो कहता है बट जब हम वहां बैठे ग्रुप डिस्कशन में और लेक्चर में, ऐसे सटाक पॉइंट निकल के आ रहे थे, बिकॉज देन आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो चला गया ना। तो दैट इज द सेकंड थिंग व्हिच आई टेल कैंडिडेट्स कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेल फॉर जीटीओ एंड इट हेल्प्स यू टू इन इंटरव्यूइंग ऑफिसर आल्सो, one is this videos, one is go out physical fitness. I think these two are more than enough to take care of your GTO part. And sir, जो इंटरव्यू होता है आईओ वाला, मैं एक ना छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे। देखिए हमने आर्म फोर्सेज में हम निकले और आर्म फोर्सेज में हमने एक वही एसएसबी इंटरव्यू दिया था। आज तक कभी किसी के सामने बैठ के फॉर्मली हम में से किसी ने बात नहीं की, हमने करी नहीं। हम जनरली हम कैजुअल ही बात करते हैं, लोगों से करते हैं, और सडनली अब आप एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में आ गए हो। सी आजकल ना ऑनलाइन बहुत इंफॉर्मेशन है, क्या क्वेश्चन इंटरव्यू ऑफिसर पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो सब पता है, बट फिर भी बच्चे फेल होते हैं। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, रिजेक्ट होते हैं, सॉरी। आप ऐसा करो कि मान लेते हैं आपने जाना है, आपके घर में 4 सदस्य हैं, मम्मी पापा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जब मम्मी के सामने बैठ के भी वो आंसर बोलोगे ना, आप तब भी घबराओगे, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। एंड आपकी मम्मी क्या कर रही है, खाली बैठ के सुनी तो रही है आपके आंसर्स, बट क्वेश्चन आपको पता है कि आपने 12th में नंबर कम क्यों आए, मान लेते हैं, मैं जस्ट एन हाइपोथेटिकल। अब आप अपनी मम्मी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि कम क्यों आए, अब वो भी नहीं बता पाओगे। एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग इफ यू वांट टू बी बेटर एट कम्युनिकेशन। एंड ऐसा कुछ है सर कि आपको केवल इंग्लिश बोलनी है, आप हिंदी नहीं बोल सकते? बिकॉज जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा शायद 45 से 50 मिनट चला हुआ इंटरव्यू, जिसमें मैं 30 या 35 मिनट हिंदी में बात कर रहा था। एंड आई वाज 6th इन यूपीएससी मेरिट, तो फाइनल मेरिट आई थी तो 6th। सी आपने खुद ही उस सवाल का जवाब दिया। मतलब नहीं, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं, उनके कमेंट्स भी आते हैं या मतलब मैसेज आते हैं कि सर मेरी इंग्लिश कमजोर है या मैं इंग्लिश की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया। मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं। इतना प्यारा सवाल है ये, बिकॉज ये भी ना 90% बच्चों का यही सवाल रहता है, जो कि हमें इंग्लिश किस लेवल की बोलनी चाहिए। ओके, देखिए हम लोग, हमारे पास मद्रास रेजिमेंट भी है, हमारे पास नागा रेजिमेंट भी है। As an officer, you can be posted anywhere. You may be belonging to Assam, you may go to Madras Regiment. You may be belonging to Kerala, you may get posted to Naga Regiment. Now, in our country, जो हमारे देश में हिंदी, सबका डायलेक्ट अलग है। मतलब हमारे तो डायलेक्ट से हिंदी के इतने ज़्यादा हैं। एक ऑफिसर से ये तो उम्मीद की जाती है कि वो अपने इंस्ट्रक्शन सही और साफ भाषा में दूसरे को समझा सके।
तो इंग्लिश बिकम्स अ स्लाइटली मोर कॉमन मीडियम, ताकि इंग्लिश की ना कोई बहुत ज्यादा डायलेक्ट्स नहीं है, उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है बट ब्रॉडली वो सेम ही रहेगा। तो इसलिए इंग्लिश पे जोर नहीं दिया जाता कि ये बहुत मैंडेटरी है, ये जरूर बताया जाता है, ये जरूर ध्यान में रखा जाता है कि एक की बात दूसरे को समझ आ रही है। दैट इज वन, एंड यू आर अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। लाइक जैसे आपने अभी बताया, जिस बच्चे का मैंने आपको बताया 3 महीने में वो हिंदी मीडियम था और वो ऑल इंडिया रैंक 14 आया, ये थोड़ी कि आज वो शशि थरूर बन गया या उसी तरह बहुत तगड़ी वोकैबुलरी के साथ इंग्लिश बोलने लगा। ओनली थिंग इज कि नाउ ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, वो अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर पा रहा है। अब वो जैसे हिंदी का है ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो अगर आप अपनी नॉर्मल जो आप चाह रहे हो, जो आप नहीं बता पाओगे, नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे, तो फिर आप तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर बाकी चीजें होंगी, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। सो आई ऑलवेज एडवाइस कि अगर आपने ये जो मैंने आपको पहले बताया वीडियोस बनाने का, उससे आपकी ना वो कम्युनिकेशन भी और बेहतर हो जाएगी, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर हो जाएगी, ग्रामेटिकल एरर्स जो आप कर रहे हो वो होने बंद हो जाएंगे, तो आपका जो मतलब है ना, जो बात कहने का, वो बिल्कुल सही समझ में आएगा सामने वाले को। That is what the aim is, nothing else. And इसके लिए सर कोई प्रिपरेशन? इसके लिए वही जो मैंने आपको बताया, हम अपने बच्चों को, मैं वही बोलता हूँ, एक वीडियोस बनाओ, 1 दिन 2 दिन हर रोज बनाओ। करंट अफेयर तैयार, करंट अफेयर, मतलब मुझे लगता है सर कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है, आसपास क्या चल रहा है। दुनिया का भी पता चल जाएगा, कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाएगी, आपका एक्सप्रेशन भी बेहतर हो जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर हो जाएगी, आपकी टोन जो है, इससे रिलेटेड मैं आपको इसी बताता हूँ कि हम जब बोलते हैं ना कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज नॉट वन वे, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज 2 वे। आई शुड बी एबल टू टेल एंड आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज सबके साथ करता हूँ कि आप बताइए कि कम्युनिकेशन का कितना हिस्सा वर्ड्स हैं और कितना हिस्सा टोन, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस हैं। योर वर्ड्स आर ओनली 7 to 8%। क्या बात कर रहे हैं? रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज योर बॉडी लैंग्वेज। आप हिंदी सीरियल देखिए, सास बहू के, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। या आप इंग्लिश, ये जो अपने हिंदी बॉलीवुड के, आंखों से ही कन्वे हो जाता है वहां पे सब कुछ। सो योर वर्ड्स आर जस्ट 7 to 8%। अच्छी नहीं बनी, आज तो कुछ गड़बड़ है, एग्जैक्टली। और तो रहा देख रहे हैं और मैं आपको इसमें एक इम्प्रूवमेंट का तरीका भी बताता हूँ। लेट्स से आवर कम्युनिकेशन नाउ दैट, अब ये तो होगी प्रॉब्लम कि वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और टोन। अब अगर मैं बोलूँ कि किसी को भी, कोई भी कैंडिडेट हो जिसको मैं बोलता हूँ कि अच्छा आप ना इस चारों में से हर एक में अपने आप को 10 में से मार्क्स दो कि आपकी बात दूसरे को कितनी समझ आती है 10 में से। somebody will give 8, somebody will give 6, टोन में कितना है, ऐसे करते करते बोलता हूँ अभी 40 का एक स्कोर बना लो। 4 हेडिंग्स हैं, टोन, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और वर्ड्स। अब 40 में से मान लेते हैं 40 में 40 तो मैं खुद ही बोलता हूँ कि मेरे मतलब हम में से बहुत ही मुश्किल है किसी के 40 में से 40 आए। नाउ he or she will be somewhere 30। जनरली बच्चे ना जो ईमानदार होते हैं वो 20 से 25 के बीच में वो अपने आप को बहुत एग्री करते हैं कि हमें 20 से 25 हमारे मार्क्स हैं। नाउ दे नो विच एरिया टू वर्क ऑन। अगर आपके 25 हैं तो आपके वर्ड्स में कितने हैं? 7 हैं, ओके। 7 6 मान लेते हैं और 6 6, 7 और 6 6, तो आपको पता है कि आपका वर्ड्स फिर भी ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। कैसे? कुछ नहीं करना, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, जो आपको बोल रहा है। आप टीवी में जो न्यूज आते हैं, डिबेट्स होते हैं, वो आपको खुद पता चल जाएगा कितने सुपरफिशियली लोग बात कर रहे हैं और कितने, और मूवीज आर द बेस्ट एग्जांपल टू सी दिस। द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग देयर बॉडी लैंग्वेज, यू आल्सो स्टार्ट एक्टिंग इन दैट सेम मैनर एंड देन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप हमें नंबर तो नहीं दे रहे हो? नहीं, मैं आपको बिल्कुल नंबर नहीं, ना ही मैं देना चाहता हूँ। जब मैं जीटीओ बना था ना तो मेरे को ना किसी ने ऐसी एडवाइस की, अब तो तू ना सबके जाके क्वालिटी चेक करता रहेगा। तो मैंने उस दिन वो एक सबकॉन्शियसली डिसाइड किया था कि मैं जिंदगी में अगर मुझे सुखी रहना है, क्योंकि मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा? अपने घर पे। मेरे मुंह से अगर निकल गया कि आप ना आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है या दाल में नमक ज्यादा है, तो आप तो जिंदगी भर दाल मेरे को ही बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आई एम वेरी क्लियर इन दिस। आई हैव नेवर असेस्ड माय फ्रेंड्स, आई हैव नेवर असेस्ड, जब तक कोई मुझे बताता नहीं है कि आप मेरे, और somebody takes up the course of getting mentored, मैं बहुत अपने आप को इंडिपेंडेंट रखता हूँ, नो असेसमेंट्स। तो सर आई विल रिक्वेस्ट कि एक बार लास्ट में आप समराइज कर दें, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए या व्यूअर्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं लेना चाहते या मेंटरशिप नहीं लेना चाहते या किसी कारण से दूर हैं और उनको लगता है कि ठीक है अभी मैं अपनी पढ़ाई में भी बिजी हूँ, 12th चल रही है, एग्जाम्स हैं, कॉलेज है, तो साथ साथ मैं कुछ टाइम देकर अपनी तैयारी कर पाऊँ।
क्वेश्चन है, इसके लिए मेरे पास 2 चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक तो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, बट एक 16वीं क्वालिटी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एनफोर्स करता हूँ जो बच्चे हमारे पास मेंटरशिप के लिए आते हैं। उस क्वालिटी का नाम है कॉमन सेंस। मैं उन्हें कहता हूँ ज़िंदगी में तुम कुछ भी करो, सड़क पे चल रहे हो, ट्रैफिक आएगा, पार नहीं करोगे, ये कोई क्वालिटी, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इट इज कॉमन सेंस, यू विल नॉट क्रॉस। और अगर आप देखोगे 15 की 15 क्वालिटी में कॉमन सेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दैट इज वन, कि जिंदगी में भेड़ चाल की बजाय सामने देख के बस आगे चलना शुरू करना है कि वो मेरे नंबर अच्छे हैं तो मैं साइंस ले लूँ, मेरे नंबर कम आए हैं तो मैं ये ले लूँ, मुझे ये करना है। हैव अ प्लान, अपने आप को थोड़ा सा एक कहीं तो कुछ प्लान करके चलो। एंड हम थोड़े से हैंडीकैप थे, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम एक बहुत मैकेनिकल चीज़ों में अच्छे नंबर आ गए, साइंस ले लिया, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर में। टुडे देयर इज लाइक सो मच ऑफ स्कोप, बट व्हाई ओनली फ्यू आर डूइंग वेल। एंड आप बच्चों के साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू एडवाइज द पेरेंट्स, बिकॉज हम जनरली पेरेंट्स को भी डीब्रीफ करते हैं अपने मेंटरशिप में, कि द बेस्ट थिंग अ पेरेंट कैन डू इज सपोर्ट द चाइल्ड इन द डिसीजन दे मेक। अभी क्या हो रहा है, वी हैव बिकम मोर ऑफ ब्रेड विनर्स एंड प्रोवाइडर्स इन फाइनेंशियल सेंस। बाकी अगर कोई मोरल डाउन होता है तो बोलता है अरे कोई नहीं बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगा, कोई नहीं, जस्ट मोबाइल देख लो, अरे कोई बात नहीं। आज आप एग्जैक्टली 3-4 साल की उम्र से उनको मोबाइल देना शुरू कर देते हैं। 3-4 साल के, मैंने सर रेस्टोरेंट्स में देखा है कि बच्चा वो प्रेम में होता है और मोबाइल उसके हाथ में होता है। एंड इनफैक्ट मैंने किसी को चेक भी किया कि अरे, तो बोले कि नहीं ये ना बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है। मैंने वाह, ठीक है, लिटरली। एंड यू आर नॉट, ये हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हाउ मच वी आर हार्मिंग फॉर लाइफ। वो टाइम तो निकल जाएगा। तो पहली चीज मैं बोलता हूँ कि जो बच्चों के लिए, कि अप्लाई योर कॉमन सेंस, स्टार्ट यूजिंग योर कॉमन सेंस, स्टार्ट बीइंग पार्ट ऑफ द फैमिली, स्टार्ट बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप, और अपने आप को टाइम बॉक्स करो, टाइम मैनेज करो। जो दूसरा है, जो हमारा हैशटैग भी है कि लर्न टू लिव टू लर्न। आई जनरली से कि डार्विन ने बोला था, सर्वाइवल का बताया था कि अडेप्टेबल है। आई से वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमंस। अगर आज कोई मेरे गले में पट्टा बांध के मुझे बांध दे और बोले सुबह शाम चिकन मटन ये वो खाना दे, तो मैं खुश नहीं रहूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरा कल और बेहतर हो। आज मैं थोड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, कल और अच्छे कपड़े पहनूं। आज मेरे 2 पैक बनाया है, कल मैं 4 पैक बनाऊं। मैंने MBA कर लिया है, मैं डॉक्टरेट करूं, बिकॉज वी वॉन्ट टू ग्रो, इम्प्रूव आवरसेल्व्स। एंड उसके लिए एक ही तरीका है, सीखना। सो लर्न टू लिव टू लर्न, मतलब सीखो जीने के लिए और फिर जियो सीखने के लिए। सो इफ यू फॉलो दीज 2 स्मॉल लिटिल थिंग्स, बाकी ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन चल रही है कि मुझे SSB की तैयारी करनी है, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, कौन बताएगा कैसे। सी, इफ यू वांट टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट विद वेरी सिंपल बेसिक स्टेप्स, जो आज हम लोगों ने इतनी बात की है। उन बेसिक स्टेप्स से यू विल फाइंड दैट यू आर ऑलरेडी देयर बाय 75-80%, एंड देन यू मस्ट चूज द राइट मेंटर जो आपको सही गाइड करे। एंड इट इज नॉट कि वो फाइनेंशियल सेंस में या नॉन फाइनेंशियल सेंस में, इट विल नॉट मैटर। इफ द पर्सन्स इंटेंट इज करेक्ट, यू विल बी एबल टू फ्लरिश। एंड सर, मुझे लगता है कि मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे यार कि एक बुक उठाओ और पहले उसको पढ़ लो अच्छे से। करेक्ट। अगर तुम 10 बुक एक साथ लाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। करेक्ट। तो शायद फॉलो करो। एंड अगर SSB नहीं होता तो बहुत से लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने बिना SSB के बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। तो जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर लाइक हमारे बाकी पॉडकास्ट से ये थोड़ा सा अलग सा है, बट लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू वॉच इट और इट इज गोइंग टू चेंज लाइव्स। थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने पूछा सर, तो हमने कहा कि हम तो जानते नहीं है, एटलीस्ट जो जानते हैं उनको बुलाकर लाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपके माध्यम से एटलीस्ट हम ऐसे कुछ लोगों के तक जा सकें जो शायद फाइनेंशियली या फिजिकली लोकेशन में ऐसी है जहाँ नहीं पहुँच सके। नथिंग लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।